मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। अगर आपको कहानियां पसंद है तो मेरे चैनल पर हमेशा बेहतरीन कहानियां अपलोड होती है और रहेगी, तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे और सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं। शुरू करने से पहले बता दूं, यह एक काल्पनिक रचना है। इस पुस्तक में सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं और घटनाएं या तो लेखक की कल्पना की उपज हैं या काल्पनिक तरीके से इस्तेमाल की गई हैं। वास्तविक व्यक्तियों, जीवित या मृत, या वास्तविक घटनाओं से कोई भी समानता पूरी तरह से संयोग है। जब तक प्रशिक्षण समाप्त हुआ तब तक सुबह के 9 बज चुके थे। सभी लोग अपने निर्धारित पदों पर चले गए। लैंडन ने मोमो, लूसी और ट्रे को निचले इलाकों में खेतों में ले जाने का फैसला किया। खेतों को देखकर वह मोटे तौर पर अनुमान लगा सकता था कि वहां कम से कम 300 खेत थे। पूरी जगह पृथ्वी पर उन औद्योगिक बागानों में से एक की तरह लग रही थी। जमीन पर 3 किसान थे। जब उन्होंने लैंडन को आते देखा तो वे आधे रास्ते में उससे मिलने के लिए दौड़ पड़े। शुभ दिन मेरे प्रभु, उन्होंने अपनी आवाज़ में डर के संकेत के साथ उत्तर दिया। आप सभी को शुभ दिन। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप लोग मुझे यहाँ की ज़मीन के बारे में बता सकते हैं। मुझे उम्मीद थी कि मैं आप सभी की मदद कर सकता हूँ। लैंडन ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे प्रभु, क्या हम पूछ सकते हैं कि आप कौन हैं? एक बुजुर्ग व्यक्ति ने पूछा। लैंडन देख सकता था कि यह आदमी झुंड के नेता की तरह था। बात करते समय हर कोई उसके पीछे छिप गया। मैं बेमार्ड का नया राजा किंग लैंडन हूँ। यह मेरा निजी शूरवीर ट्रे, मेरी दोस्त लूसी है और मुझे लगता है कि आप सभी यहाँ छोटी मोमो को जानते हैं। कृपया निश्चिंत रहें, मैं केवल मदद करना चाहता हूँ। किसानों ने उत्सुकता से लैंडन को देखा। ये पहली बार था जब उन्होंने किसी राजा को देखा या सुना था जो खेती में सहायता करना चाहता था। क्या मैं आपका नाम भी जान सकता हूँ? लैंडन ने पूछा। महाराज, मेरा नाम पैट है, ये लियोर है और यह वाल्डो है। हम यहाँ बेमार्ड में किसान हैं, पैट ने सभी का परिचय देते हुए कहा। पैट एक मजबूत 42 वर्षीय व्यक्ति था जिसके बाल घने काले और आंखें हल्की हरी थीं। दूसरी ओर 37 वर्षीय लियोर के बाल सुनहरे और आंखें हल्की भूरी थीं, और 36 वर्षीय वाल्डो के बाल स्याही जैसे काले और आंखें गहरी भूरी थीं। महाराज, हम इस भूमि पर 20 से अधिक वर्षों से खेती कर रहे हैं। भूमि बहुत बंजर है, हमारी फसलों की वृद्धि रुक गई है और हमारी उपज विरल है, पैट ने कहा, अपने मन में खोज करते हुए। उन्हें पता था कि समस्या को ठीक करने के लिए उन्हें मिट्टी के प्रकार का निर्धारण करना होगा। चिंता मत करो, कल तक मैं तुम्हें समस्या का समाधान बता दूंगा। कल सुबह इसी समय मुझसे मिलो, लैंडन ने उत्तर दिया। हाँ महामहिम। हालांकि वे सहमत थे, लेकिन उन्हें वास्तव में विश्वास नहीं था कि उसके पास कोई समाधान है। आखिरकार वे अपनी पूरी जिंदगी खेती करते रहे थे जबकि वह विलासिता में जी रहा था। उनके पिता इस भूमि पर खेती करते थे और अब वे भी करते हैं। जब से वे याद कर सकते हैं, भूमि हमेशा बंजर रही है। उन्होंने खेती करना जारी रखने का फैसला किया क्योंकि उन्हें वास्तव में इससे जुड़ी हर चीज़ पसंद थी। उन्हें लगा कि उन्होंने जो कुछ भी लगाया है वह ज़मीन से उग रहा है। ये देखकर उन्हें एक उपलब्धि की तरह महसूस हुआ। हालांकि पैदावार अधिक नहीं थी, लेकिन उन्हें अपना पेशा करने में खुशी महसूस हुई। इसलिए जब महामहिम ने कहा कि वे उन्हें समाधान देंगे तो वे अचंभित रह गए, और निश्चित रूप से इस तथाकथित समाधान के बारे में उन्हें संदेह था। उन्होंने प्रतीक्षा करने और देखने का निर्णय लिया। लैंडन पुरुषों से दूर चला गया, मिट्टी पर थोड़ा पानी डाला और प्रतीक्षा की। उसने देखा कि पानी जल्दी से निकल गया। यह एक अच्छा संकेत था। फिर उसने मुट्ठी भर मिट्टी ली और उसे अपनी मुट्ठी में धीरे से दबाया। मिट्टी चिकनी लग रही थी और थोड़े समय के लिए अपना आकार बनाए रख सकती थी। अब तक तो सब ठीक है, उसने सोचा। लैंडन ने फिर जमीन से 3 मुट्ठी ऊपर की मिट्टी ली और महल में वापस चला गया। महल में पहुंचकर लैंडन ने एक सफ़ेद जेड वाइन बेसिन में पानी भरा और उसमें मिट्टी डाली। फिर उसने इसे जोर से हिलाया जब तक कि मिट्टी के सभी गुच्छे घुल न गए। फिर उसने बेसिन को रात भर खिड़की के पास रखने का निर्णय लिया। वास्तव में पारदर्शी कांच के जार का उपयोग करना सबसे अच्छा होता, लेकिन बहुत बुरा। कांच का आविष्कार अभी तक नहीं हुआ था। उसने तय किया कि भविष्य में वह किसानों और ग्रामीणों को खेती के बारे में वह सब कुछ सिखाएगा जो वह जानता है। उसने सोचा, ज्ञान ही शक्ति है। जितने अधिक लोग खेती के सही तरीके जानते हैं, बेमार्ड में फसल की पैदावार उतनी ही बेहतर होती है। सिस्टम, क्या आप मुझे मेरे स्टार्टर पैक से खेती की किताब की एक प्रति दे सकते हैं? मेजबान ने उत्तर दिया। नहीं, यदि मेजबान को एक प्रति चाहिए तो उसे इसे स्वयं लिखना चाहिए, सिस्टम ने उत्तर दिया। क्या आपको एक सर्वशक्तिशाली और शक्तिशाली प्रौद्योगिकी प्रणाली नहीं माना जाता है? लैंडन ने बड़बड़ाया। ये वास्तव में इसलिए है क्योंकि सिस्टम सर्वशक्तिशाली और शक्तिशाली है, इसलिए आपका अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया। सिस्टम कोई फोटोकॉपी मशीन होस्ट नहीं है। लैंडन अवाक रह गया। क्या ये बेशर्म सिस्टम है, उसने सोचा। तो फिर आप मेरी मदद कैसे कर सकते हैं? होस्ट सिस्टम के स्पेस टाइम कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकता है। एक बार होस्ट कैप्सूल खा लेता है तो होस्ट सिस्टम के स्पेस में चला जाता है। बाहरी दुनिया में 1 घंटा सिस्टम के स्पेस में 5 दिनों के बराबर होता है। सिस्टम ने बिना किसी भावना के जवाब दिया। लैंडन उत्साहित था। इससे वह कुछ घंटों में पूरी किताब लिख सकता था।
सिस्टम, मैं स्पेस टाइम कैप्सूल का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, उसने उत्साह से कहा। होस्ट के पास स्पेस टाइम कैप्सूल का उपयोग करने के लिए पर्याप्त अनुभव, तकनीक या बोनस अंक नहीं है। लैंडन को समझ नहीं आया कि हंसे या रोए। तो फिर आपने मुझे कैप्सूल के बारे में क्यों बताया? लैंडन ने लगभग ये सोचते हुए पूछा कि वह बेवकूफ़ सिस्टम को मार सकता है। सिस्टम ने सोचा कि होस्ट को बताने का ये सही समय है। लैंडन ने शांत होने की कोशिश करते हुए अपने माथे पर माथे की मालिश की। एक कैप्सूल में कितना समय होता है? और कैप्सूल का उपयोग करने से पहले मुझे कितने अंक चाहिए? होस्ट का उत्तर, एक कैप्सूल वास्तविक दुनिया में 1 घंटे के बराबर है। होस्ट को स्पेस कैप्सूल खरीदने के लिए होस्ट को इनमें से किसी भी अंक की आवश्यकता है। 10 टेक्नोलॉजी अंक, 5 अनुभव अंक या 2 बोनस अंक, सिस्टम ने उत्तर दिया। चूंकि मेरे पास अभी कोई अंक नहीं है, तो मैं क्या करूं? सिस्टम ने सुझाव दिया कि होस्ट कुछ आविष्कार करे ताकि बोनस अंक प्राप्त हो सकें। लैंडन की आंखें चमक उठीं। बस, मैं एक ब्लैकबोर्ड बनाऊंगा, उसने सोचा। अगले दिन प्रशिक्षण के बाद वह अपने बिस्तर के पास की खिड़की पर गया और बेसिन में मौजूद सामग्री को देखा। उसने एक चम्मच लिया और ध्यान से जांच की कि मिट्टी में कोई परत तो नहीं है। सबसे नीचे रेत थी, बीच की परत में गाद थी और सबसे ऊपर की परत में मिट्टी थी। ये दोमट मिट्टी थी। ये कृषि के लिए एकदम सही मिट्टी थी। ये रेत, गाद और मिट्टी का मिश्रण थी। अगर समस्या मिट्टी में नहीं थी तो इसका एक ही कारण हो सकता है, पोषक तत्वों और कार्बनिक पदार्थों की कमी। लैंडन ने बेसिन में देखा तो पाया कि पानी का अवशेष साफ रंग का था और ऊपर बहुत अधिक कार्बनिक तलछट तैरते हुए नहीं दिख रहे थे। यह एक बुरा संकेत था। आमतौर पर समृद्ध मिट्टी बहुत अधिक कार्बनिक तलछट के साथ गहरे रंग का पानी छोड़ती है। समाधान सरल है, मिट्टी को खाद की आवश्यकता होती है। वास्तव में यह समस्या दशकों पहले हल हो गई होती अगर इस महाद्वीप के लोग जानते कि खाद क्या है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह जानना है कि मिट्टी जीवित है। मिट्टी में जीवों की जितनी प्रजातियां हैं उससे कहीं अधिक प्रजातियां जमीन के ऊपर हैं। ये जीव मिट्टी के खनिजों और कार्बनिक पदार्थों को पौधों के लिए आवश्यक विटामिन और हार्मोन में बदल देते हैं। इसलिए 1 दशक से अधिक समय से ये लोग मिट्टी को भूखा रख रहे हैं। जाहिर है कि ये जीव या तो मर जाएंगे या चले जाएंगे। यह इतना सरल है। मिट्टी को भी भोजन की आवश्यकता होती है। वास्तव में बेमाड एकमात्र ऐसी जगह नहीं थी जहां भूमि को बंजर कहा गया था। ऐसे बहुत से छोटे शहर हैं जहां ये समस्या थी। बेमाड इसलिए प्रसिद्ध था क्योंकि यह साम्राज्य का तीसरा सबसे बड़ा शहर था। 40 से ज़्यादा सालों तक ये बंजर रहा था। उसे मिली रिपोर्ट्स के अनुसार लोगों ने दावा किया कि एक दिन यह ज़मीन बंजर हो गई। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि यह एक शापित योजना थी। बेशक लैंडन उन सभी कहानियों पर यकीन नहीं करता था। ये निश्चित रूप से रातों रात नहीं हुआ। हर किसी ने इस जगह को छोड़ दिया क्योंकि इसे साम्राज्य के लिए बेकार समझा गया था। जैसा कि कहावत है, आप जितने बड़े होंगे आप उतने ही मुश्किल से गिरेंगे। बेमाड का आकार पृथ्वी पर टोक्यो जापान के बराबर था। कल्पना करें कि अगर पूरा टोक्यो बंजर जमीन में बदल जाए और वहां खाने के लिए कुछ भी न हो। बेशक ये सुर्खियां बनेगी। लैंडन फसल चक्रण भी शुरू करना चाहता था। ऐसा करने से निश्चित रूप से मिट्टी की उर्वरता, मिट्टी के पोषक तत्व और फसल की पैदावार बढ़ेगी। फसल चक्रण से तनावपूर्ण खरपतवार और मिट्टी का प्रदूषण भी कम होगा। ये मिट्टी की संरचना को बनाए रखने का एक अच्छा तरीका था। समाधान के साथ आने के बाद उन्होंने बहुत सारे बैग और बाल्टियां लीं और मोमो, लूसी, टेरी और 3 अन्य शूरवीरों के साथ फिर से निकल पड़े। निचले क्षेत्र की ओर जाते समय वे अस्तबल में रुके और जानवरों का मल लिया और फिर कुओं से पानी लिया। उन्होंने बहुत सारी काय, घास और मृत पेड़ की खाल भी उठाए और बैग में डाल दी। साथ ही पके हुए फल, सब्जियां और सब्जियों के छिलके भी। निचला क्षेत्र बेमाड, सब कुछ एक साथ मिलाएं और मिट्टी पर डालें। लैंडन ने कहा। हर कोई उसे ऐसे देख रहा था जैसे वह पागल हो। क्या ऐसा करने से मिट्टी सड़ नहीं जाएगी? उन्होंने सोचा। भले ही वे ऐसा सोच रहे थे, फिर भी उन्होंने ऐसा किया। खेत की क्यारियों में पानी डालें। याद रखें कि पानी न भरें, ऐसा करने से मिट्टी सख्त हो जाएगी। वे जल्दी से उसके कहे अनुसार करने लगे। अब हम इंतजार करते हैं। अगले कुछ दिनों में आप सभी अभी की गई प्रक्रिया का पालन करेंगे। जब आपको कोई प्रक्रिया मिल जाए तो आकर मुझे ढूंढिए, लैंडन ने कहा। सभी ने सिर हिलाया क्योंकि वे भी इस छोटे से प्रयोग के परिणाम जानने के लिए उत्सुक थे। जब सब कुछ हो गया, लैंडन ने ब्लैकबोर्ड के लिए एक बढ़ई को खोजने का फैसला किया। चूंकि फसलों को ठीक होने में समय लगेगा, इसलिए उन्होंने इस बीच एक स्कूल खोलने का फैसला किया। अभी के लिए उन्होंने सभी बच्चों और ग्रामीणों को पायरॉन साम्राज्य में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा में पढ़ना और लिखना और गणित करना सिखाने का फैसला किया। उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि लूसी को पायरॉन पढ़ाने में मदद करने के लिए कहेंगे, जबकि किम और वह खुद गणित पढ़ाएंगे। हालांकि दोनों महिलाएं बुनियादी जोड़ और घटाव जानती थीं, लेकिन गुणा और भाग करना उनके लिए मुश्किल होगा। इसलिए उन्होंने गणित को 2 भागों में विभाजित करने का फैसला किया, गणित 1 जोड़ और घटाव और गणित 2 गुणा और भाग। किम गणित 1 और वह गणित 2। बेशक दोनों गणित की कक्षाएं संख्याओं की बुनियादी समझ से शुरू होंगी। उन्हें ये सुनिश्चित करना होगा कि ग्रामीणों को जोड़ना या गुणा करना शुरू करने से पहले गिनना आता हो। उन्होंने अब से हर रात दोनों महिलाओं को गणित पढ़ाने की भी योजना बनाई।
उन्हें उम्मीद थी कि उनमें से कोई एक जल्द ही दूसरे गणित शिक्षक के रूप में उनका कर्तव्य संभाल लेगी। मध्य क्षेत्र में बहुत से पढ़े लिखे लोग रहते थे। रिपोर्टों से उसे पता चला कि कुछ अल्केमिस्ट, वेल्डर वगैरह भी पढ़े लिखे थे। इन लोगों को ढूंढना और दूसरों को पढ़ाने में उनका इस्तेमाल करना एक अच्छा विचार होगा। आखिरकार वह सब कुछ नहीं सिखा सकता। उसने उसी स्कूली शिक्षा प्रणाली का पालन करने का फैसला किया जो धरती पर मौजूद है। चाहे गांव वाले कितने भी बूढ़े या छोटे क्यों न हों, जो साक्षर नहीं थे, वे किंडरगार्टन से ही शुरू करेंगे। उन्हें पढ़ना, लिखना, संख्याओं को जोड़ना वगैरह सीखना था। जैसा कि कहावत है, आप स्कूल जाने के लिए कभी बूढ़े नहीं होते। दरअसल लैंडन को याद आया कि अपने विश्वविद्यालय के दिनों में एक 50 वर्षीय व्यक्ति था जो उसके साथ कक्षा में था। वह बहुत हैरान था और उस व्यक्ति का बहुत सम्मान करता था। हर किसी में इतनी उम्र में स्कूल जाने की हिम्मत नहीं होती। ज्यादातर लोग या तो शर्मिंदा थे या बहुत गर्वित। बेमाड में स्थिति बहुत मुश्किल थी। हर कोई शिकार करने, मछली पकड़ने, खाना पकाने, खेती करने आदि के लिए बाहर जाता था। क्योंकि वह उनके दैनिक जीवन को बाधित नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने शहर के लिए एक शिक्षण कार्यक्रम बनाने का फैसला किया। उसके पास सुबह के सत्र और देर दोपहर के सत्र होंगे। सभी अशिक्षित ग्रामीणों को दिन में कम से कम एक सत्र में भाग लेना अनिवार्य था। 18 वर्ष से कम आयु के सभी ग्रामीणों को सुबह की कक्षाओं में भाग लेना अनिवार्य था, जबकि 18 वर्ष से अधिक आयु के लोग अपनी पसंद के किसी भी सत्र में भाग लेने का विकल्प चुन सकते थे। सुबह के सत्र में 6 कक्षाएं होंगी, जिनमें से 3 एक ही समय पर होंगी। उसने बच्चों को 3 समूहों में विभाजित करने का फैसला किया, 7 वर्ष से कम आयु के, 13 वर्ष से कम आयु के और 13 वर्ष से अधिक आयु के। लूसी 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पायरॉन पढ़ाएगी, किम 13 वर्ष से कम आयु के बच्चों को गणित 1 पढ़ाएगी, जबकि वह 13 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को एक ही समय पर गणित 2 पढ़ाएगा। एक बार उनकी कक्षाएं समाप्त हो जाने के बाद वे बच्चों के अगले समूह को ले लेंगे। लैंडन ने ये सब बातें सोची जब वह एक बढ़ई की तलाश में मध्य क्षेत्र की ओर जा रहा था। व्हाइटवुड शहर व्हाइटवुड महल की दीवारों के पास खड़े होकर एक स्टिलहाउट शहर की ओर देखता हुआ दिखाई दे रहा था। उस आदमी के बाल काले थे और उसके चेहरे पर एक अति आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। हालांकि उसकी काली आंखों में छिपी चिंता का एक संकेत भी देखा जा सकता था। एलिबान ने अपने सबसे भरोसेमंद शूरवीर जारियस को अपने सामने आधे घुटने टेकते हुए देखा और पूछा। जब जारियस पहले आया तो उसने सलामी देते हुए एली को एक पत्र दिया। पत्र खोले बिना एली ने पूछा, क्या ये हो गया? आश्वस्त रहें मेरे प्रभु, हमने सुनिश्चित किया कि राजधानी छोड़ने से पहले महामहिम लैंडन को नालट विस्प से जहर दिया गया था। जारियस ने उत्तर दिया, बिल्कुल सही। मेरे भाई को मरने में कितना समय लगेगा? मेरे स्वामी, ये जहर धीरे धीरे जानलेवा है। इस जहर का कोई इलाज नहीं है। यह उसे 5 महीने में मार देगा। तब तक कोई भी मेरे स्वामी पर महामहिम लैंडन की मौत का शक भी नहीं करेगा। मैंने कोई सबूत नहीं छोड़ा मेरे स्वामी। हा 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 हा। अच्छा जैरियस, तुमने अच्छा किया। मेरा वह मूर्ख भाई मेरे शाही परिवार का अपमान है। भले ही उन्हें पता चल जाए कि मैंने ऐसा किया है तो क्या? पिता को ज्यादा परवाह नहीं होगी। ही, वह पहले से ही मरा हुआ आदमी है। आखिरकार हर कोई यही सोचेगा कि वह खाने या किसी और चीज के लिए लड़ते हुए मारा गया। ही, एली ने मुस्कुराते हुए और हंसते हुए कहा। जैरियस ने अपने स्वामी को उलझन भरी नजर से देखा। उसके स्वामी ने लैंडन बान को मारने के लिए इतनी परेशानी क्यों उठाए? हर कोई जानता था कि वह जल्द या बाद में मर जाएगा, तो इतनी जल्दी क्यों? मेरे स्वामी, उसे क्यों मारा? एली ने जैरियस को देखा और मुस्कुराया। मुझे अपने शूरवीरों के लिए एक गुप्त आधार के रूप में उसकी भूमि की आवश्यकता है। मैं अगले 1.5 साल में राजा बनने की योजना बना रहा हूँ। जितनी जल्दी वह मूर्ख भाई मर जाए उतना ही अच्छा है। पिता के लिए उन्हें मुझ पर कभी भी किसी बात का संदेह नहीं होगा, इसलिए मैं इसका लाभ उठाऊंगा और जब उन्हें कम से कम संदेह होगा तब उन्हें मार डालूंगा। उसके बोलते ही उसकी पुतलियों में हिंसा की झलक दिखाई दी। जीरियस ने आश्चर्य से अपने स्वामी की ओर देखा। यह एक शानदार विचार था। भले ही उन्होंने लैंडन बान को मार दिया हो, लेकिन वे साम्राज्य को नहीं बताएंगे। ऐसा करके वे गुप्त रूप से उसके क्षेत्र का उपयोग अधिक शूरवीरों को इकट्ठा करने और प्रशिक्षित करने के लिए आधार के रूप में कर सकते थे। राजा बान ने अपने अधिकारियों को साम्राज्य के सभी हिस्सों में जासूस के रूप में भेजा। एली के क्षेत्र में बहुत सारे जासूस हैं। राजा की जानकारी के बिना अधिक शूरवीरों को प्रशिक्षित करने या प्राप्त करने का एकमात्र तरीका लैंडन के क्षेत्र का उपयोग करना था। एट नोबलबन एट यह एकदम सही स्थान था। राजा बान ने अपने अधिकारियों को बेमार छोड़ने के लिए कहा था ताकि यह साबित हो सके कि वह क्षेत्र का समर्थन नहीं करेगा। राजा का मानना था कि लैंडन कभी भी उसके लिए खतरा नहीं बनेगा, इसलिए उसने वहां जासूस भेजने की जरूरत नहीं समझी। इसलिए बेमार्ड को आदर्श स्थान बनाया। साथ ही राजा बान ने यह सुनिश्चित किया था कि साम्राज्य में उससे ज्यादा शूरवीरों को कोई नियंत्रित न कर सके। अगर राजा को पता होता कि एली ज्यादा शूरवीरों को प्रशिक्षित करना और इकट्ठा करना चाहता है, तो उसे यह अंदाजा लगाने में ज्यादा समय नहीं लगता कि उसका बेटा क्या करने जा रहा है। उस समय राजा बान निश्चित रूप से एली को मार देता। मजेदार बात यह है कि एली पहले से ही राजकुमार और अपने पिता का सबसे पसंदीदा बेटा है, इसलिए ये सब करना वास्तव में अनावश्यक था। लालच आखिरकार एक घातक मानवीय दोष है।
अपने स्वामी राजकुमार एली को देखते हुए जारियस का पूरा शरीर कांप उठा। महामहिम निश्चित रूप से क्रूर हैं, उसने सोचा। हमने पहले जिन हत्यारों को पकड़ा था उनके बारे में क्या? एली ने पूछा। मेरे स्वामी, उनमें से 5 ने खुद को मार डाला लेकिन 2 बच गए और एक भाग गया। हमने जो जाना उसके अनुसार आपके दूसरे और तीसरे भाई आपसे छुटकारा पाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं, मेरे स्वामी, जारियस ने जवाब दिया। एली ने ठंडी मुस्कान दी। तो वे सिंहासन के लिए एक दूसरे को मारने से पहले मुझे खत्म करने की योजना बना रहे हैं। हम भाई बुरा नहीं है मेरे प्रभु, क्या हमें उनके खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने के लिए अपने लोगों को भेजना चाहिए? जारियस ने पूछा। एली ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, कोई ज़रूरत नहीं, ऐसा करने से मेरे पिता सतर्क हो जाएंगे और हमारे लिए भी चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। हमारा नया लक्ष्य मत भूलना, मेरे राजा बनने से 1.5 साल पहले। वैसे भी ये सिर्फ मेरे भाई का है, उन शावकों से एक पूर्ण विकसित शेर को क्या नुकसान हो सकता है? अच्छा, देखते हैं वे कब तक ऐसा कर पाते हैं। मुझे उनके नाटक में स्टार बनने से कोई आपत्ति नहीं है। हा। एली को याद आया कि उसने अभी तक अपने हाथ में लिया पत्र नहीं खोला था। उसने उसे धीरे से खोला और पढ़ना शुरू किया। मेरी बहन जैनेट राजधानी से मुझसे मिलने आना चाहती है। मेरे ये परिवार बस बेहतर होता जा रहा है, एली ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरे प्रभु, क्या आपको लगता है कि उसे पता है कि हत्या का प्रयास विफल हो गया? जारियस ने पूछा। मुझे संदेह है कि उसे पता होगा। मुझे यकीन है कि मेरे भाइयों ने उसे अभी तक नहीं देखा है और वह कागज पर ऐसी गंभीर जानकारी नहीं देंगे। सबसे अधिक संभावना है कि वह बस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या मैं अभी भी जीवित हूँ। मुझे यहाँ जवाब देना चाहिए, नहीं? जारियस ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। यह उचित ही है मेरे प्रभु। एली ने एक बार फिर शहर को देखते हुए मुस्कुराया और सोचा, ये तब तक नहीं होगा जब तक मैं पूरे साम्राज्य पर शासन नहीं कर लेता। तब तक वे सभी निश्चित रूप से मर जाएंगे। ड्रेपरन सिटी, एक अच्छी तरह से रोशनी वाले फैंसी कमरे में 3 आदमी एक दूसरे से बात करते हुए देखे जा सकते थे। 2 आदमी बैठे हुए थे जबकि दूसरा सम्मान के तौर पर आधा घुटने टेक रहा था। क्या आपको यकीन है कि बाकी लोगों ने खुद को मार डाला? कौनबान ने पूछा। हाँ महाराज, भागते समय मैंने इसे अपनी आंखों से देखा, भागे हुए हत्यारे ने जवाब दिया। अब आप जा सकते हैं, कौना ने ठंडी आवाज में जवाब दिया। हाँ मेरे प्रभु। जब उन्होंने ये सुनिश्चित कर लिया कि हत्यारा अब दिखाई नहीं दे रहा है तो वे दोनों एक दूसरे को गहराई से देखने लगे। दूसरे भाई, अब हम क्या करें? अगर पिताजी को इस बारे में पता चल गया तो वे हमें जाने नहीं देंगे, जेम्स बॉन्ड ने पूछा। आराम करो, मैं पहले भाई को एक पत्र भेजूंगा जिसमें लिखा होगा कि हम मिलने आना चाहते हैं। ये पूरी तरह से सुनिश्चित करना बेहतर होगा कि उसे हम पर शक न हो। कौना ने जवाब दिया। मैं सहमत हूँ, जेम्स ने जवाब दिया। इसके अलावा आपके लिए सबसे अच्छा होगा कि आप फिलहाल मेरे इलाके में ही रहें। अगर उसे सच में पता चल गया तो वह हम दोनों की हत्या करने की कोशिश करेगा। दोनों ने सिर हिलाया और फैसला किया कि यह तरीका ये पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका होगा कि एली को पता था या नहीं। लैंडन ने अपने सामने छोटी सी पत्थर की इमारत को देखा। ये बेमार्ट के मध्य क्षेत्र में कुछ पत्थर की इमारतों में से एक थी। जैसे ही वह अंदर गया, उसने एक छोटे से दिखने वाले व्यक्ति को देखा जो कुछ बनाने में पूरी तरह से डूबा हुआ लग रहा था। वह आदमी 40 के दशक के अंत में लग रहा था। उसकी गहरी हरी आंखें और मूंछें थीं जो सिरों पर मुड़ी हुई थीं। उसकी बड़ी हुई दाढ़ी और मोनोब्रो उसे एक बौने परीक्षा के चरित्र की तरह लग रहे थे। लैंडन ने छोटी सी कार्यशाला को देखते हुए बैठने और उसके काम खत्म होने का इंतजार करने का फैसला किया। पीछे 6 अन्य लोग भी थे जो सभी 18-25 वर्ष की आयु के लग रहे थे। वे भी अपने काम में पूरी तरह से डूबे हुए थे। लैंडन बता सकता था कि वे बूढ़े आदमी के प्रशिक्षु थे। जब आदमी ने काम खत्म किया तो उसने ऊपर देखा और ये देखकर चौंक गया कि कोई उसका इंतजार कर रहा था। उसने जल्दी से अपने हाथों को अपने एप्रन पर पोंछा और लैंडन की ओर दौड़ा। माफ करें ग्राहक, मैंने आपको वहां नहीं देखा। मुझे उम्मीद है कि आपने ज्यादा देर तक इंतजार नहीं किया होगा। मैं टिम मिल्स हूँ, इस वर्कशॉप का मालिक। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? उस आदमी ने एक मजबूर मुस्कान के साथ कहा। लैंडन समझ सकता था कि टिम एक दयालु व्यक्ति था। वह आसानी से देख सकता था कि टिम उसे इंतजार करवाने के लिए दोषी महसूस कर रहा था। कोई बात नहीं, मैंने वैसे भी ज्यादा देर तक इंतजार नहीं किया। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप स्कूल की आपूर्ति बनाने में मेरी मदद करें, लैंडन ने एक स्वागत भरी मुस्कान के साथ कहा। ये देखने के बाद कि लैंडन वास्तव में नाराज नहीं था, टिम ने स्पष्ट रूप से आराम किया और उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान थी। क्या आप स्लेट बोर्ड और स्लेट पेंसिल के बारे में बात कर रहे हैं सर? हाँ, लेकिन मैं चॉकबोर्ड के बारे में ज्यादा बात कर रहा हूँ। टिम उलझन में था। उसे नहीं पता था कि चॉकबोर्ड क्या होते हैं। इस युग में स्कूली बच्चे बिना कागज बर्बाद किए लिखावट और अंकगणित का अभ्यास करने के लिए स्लेट बोर्ड का इस्तेमाल करते थे। स्लेट बोर्ड स्लेट पत्थर से बनाए जाते थे। बोर्ड धरती पर लैपटॉप के आकार के होते थे। वे पोर्टेबल, उपयोग करने योग्य और डिस्पोजेबल थे। चूंकि इस युग में कागज बहुत महंगा था, इसलिए स्लेट पत्थरों पर लिखना अधिक उचित था। जहां तक स्लेट पेंसिल की बात है, लैंडन को वास्तव में उनकी आवश्यकता नहीं थी, इसलिए उन्होंने चाक का उपयोग करने की योजना बनाई।
स्लेट पेंसिल स्लेट पत्थर के नरम टुकड़ों से बनाई गई थीं। स्लेट पेंसिल हमेशा बोर्ड पर खरोंच के निशान छोड़ती थीं और जब वे उपयोग की जाती थीं तो वे बहुत भयानक आवाज़ करती थीं। ये चॉकबोर्ड पर कीलों के खड़खड़ाने जैसी आवाज़ लगती थी। वास्तव में लैंडन को लगा कि यह आवाज़ हॉरर फिल्मों में होने वाली चीख जैसी ही है। इसके अलावा जब स्लेट पेंसिल का उपयोग किया जाता था तो बोर्ड को थोड़े समय के बाद फेंकना पड़ता था। यहीं पर स्लेट पेंसिल की तुलना में चाक का लाभ होता है। बोर्ड को नष्ट किए बिना चाक का आसानी से उपयोग किया जा सकता था। साथ ही उन्होंने देखा कि शिक्षक लिखते नहीं थे या अपनी क्षमताएं नहीं दिखाते थे। वे छात्रों को चीज़ें याद कराने की कोशिश में घंटों बातें करते रहते थे। स्लेट के पत्थरों को केवल छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जा सकता था, इसलिए बहुत बड़ा स्लेट बोर्ड बनाना लगभग असंभव था। इसलिए वह वास्तव में शिक्षकों की शिक्षण विधियों के लिए उन्हें दोष नहीं दे सकता था, क्योंकि उनके पास चॉकबोर्ड, जिसे ब्लैकबोर्ड भी कहा जाता है, जैसा कुछ नहीं था। बेशक भविष्य में लैंडन को पता था कि वह विश्वविद्यालयों में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले लोकप्रिय व्हाइट बोर्ड में अपग्रेड करेगा। लैंडन ने भ्रमित टिम को देखा और मुस्कुराया। चिंता मत करो, मैं तुम्हें उन्हें बनाने का तरीका बताऊंगा। जैसे ही टिम ने लैंडन की बात सुनी, उसने तुरंत सिर हिलाया और आश्वस्त महसूस किया। आपको कितने की आवश्यकता होगी सर? मुझे 60 चॉकबोर्ड और 2000 स्लेट बोर्ड की आवश्यकता होगी। लैंडन ने प्रत्येक कक्षा में कम से कम 3 चॉकबोर्ड लगाने की योजना बनाई, जैसा कि उनके विश्वविद्यालय ने किया था। टिम अपने इस ग्राहक के बारे में काफ़ी उत्सुक था। उसके कपड़ों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह एक शूरवीर होगा। तो एक शूरवीर को इन सब की क्या आवश्यकता होगी? माफ़ करें सर, लेकिन आप कौन हैं? टिम ने जिज्ञासा से पूछा। मेरे शिष्टाचार को क्षमा करें, मैं आपका बेमार्ड का नया राजा हूँ, किंग लैंडन। मैं बेमार्ड को जीवन के सभी पहलुओं में विकसित करने की योजना बना रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे सभी लोग विद्वान बने। इसके लिए मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता होगी। टिम चौंक गया। क्या सभी कुलीनों को घमंडी नहीं होना चाहिए? उसके सामने बैठा युवक बुद्धिमान और बहुत विनम्र था। लैंडन ने पूरा दिन ये समझाने में बिताया कि उसे चॉकबोर्ड कैसा दिखना चाहिए और किस सामग्री का उपयोग करना चाहिए। अंत में वे सभी उत्पादों के लिए एक मूल्य सीमा लेकर आए। प्रत्येक स्लेट बोर्ड की कीमत 7 तांबे के सिक्के और एक चॉकबोर्ड की कीमत 4 चांदी के सिक्के होगी। लैंडन ने सोचा कि ये काफ़ी उचित मूल्य सीमाएं हैं। ये भी निष्कर्ष निकाला गया कि अब से 1 महीने बाद सभी बोर्ड उपलब्ध होंगे। चॉकबोर्ड पेंट और वास्तविक चाक के लिए उसे गुफाओं में खनिज अयस्कों की आवश्यकता थी। अगले दिन उसने 300 लोगों को इकट्ठा किया और लॉक विगिंस को अयस्कों की खुदाई, पेंट बनाने और चॉकबोर्ड बनाने के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया। वह प्रत्येक कर्मचारी को 400 तांबे के सिक्के देने के लिए सहमत हो गया, जबकि चीफ विगिंस को प्रति माह 600 तांबे के सिक्के मिलेंगे। उन्होंने सभी कर्मचारियों के लिए दोपहर के भोजन के दौरान भोजन की भी व्यवस्था की, जो उनके वेतन से काटा जाएगा। भोजन की एक प्लेट की कीमत 5 तांबे के सिक्के होगी, इसलिए उन्हें वास्तव में कोई आपत्ति नहीं थी। 1 सप्ताह बीत गया और लैंडन को एहसास हुआ कि उन्होंने काफ़ी अयस्क एकत्र कर लिए हैं। आखिरकार चीफ विगिंस को चॉकबोर्ड पेंट और चाक बनाने का तरीका दिखाने का समय आ गया था। 300 के समूह में से 20 लोगों को ब्लैकबोर्ड पेंट बनाने के लिए चुना गया, जबकि 80 लोगों को चाक बनाने के लिए चुना गया। चीफ विगिंस ने अपने अधीन 3 नए पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए। हेल वर्नो अयस्क निष्कर्षण की निगरानी करेंगे, चार्ल्स मोपे पेंट निर्माण की निगरानी करेंगे और जेवन स्टर्न चाक बनाने की निगरानी करेंगे। बेशक चीफ विगिंस सब कुछ की देखरेख करेंगे। उनके वेतन में भी 500 तांबे के सिक्के बढ़ा दिए गए। लैंडन ने जिस आखिरी एस्टेट में निचले इलाकों में आखिरी बार काम किया था, उसे साफ किया गया और सभी अयस्कों के भंडारण की सुविधा के रूप में इस्तेमाल किया गया तथा चाक और पेंट दोनों के निर्माण उद्योग के लिए इस्तेमाल किया गया। अयस्कों को उनके प्रकार के अनुसार अलग अलग इमारतों में रखा गया और जमा की गई राशि को हर दिन के अंत में दर्ज किया गया। लैंडन ने किसी भी अप्रत्याशित घटना की स्थिति में श्रमिकों की रक्षा करने के लिए 5 रसोइये और 30 शूरवीरों को भी नियुक्त किया। जब चॉकबोर्ड पेंट का पहला बैच तैयार हो गया तो लैंडन ने इसे टिम मेल्स को भेज दिया। साथ ही चाक का एक नमूना भी भेजा। लैंडन जानता था कि इस चाक का इस्तेमाल शिक्षक और बच्चे दोनों करेंगे। अभी के लिए उसने तय किया कि चाक मुफ्त होना चाहिए, लेकिन जैसे ही अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, वह 10 तांबे के सिक्कों के लिए 12 टुकड़े बेचेगा। समय बहुत तेजी से बीत गया और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, महीने का आखिरी हफ्ता आ गया। जब लैंडन बेमार्ड के ऊपरी इलाके से निकलने ही वाला था, उसने वाल्डो को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा। मेरे राजा, पौधों में फल लग गए हैं। लेस देन डिंग, ग्रेटर दैन। पहला कार्य पूरा करने के लिए मेज़बान को बधाई, सिस्टम ने जवाब दिया। लैंडन ने तय किया कि वह रात को घर वापस जाने पर अपना इनाम देखेगा। अभी के लिए उसे खुद ही परिणाम देखने की जरूरत थी। लैंडन ने अति उत्साहित वाल्डो को देखा। उसके चेहरे से अंदाजा लगा सकता था कि वाल्डो पहले भी रो चुका था। उसने मान लिया कि यह खुशी के आंसू थे। वाल्डो उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और लगभग फिर से रोने लगा। महाराज, आपका विचार सफल रहा। मिट्टी अब बंजर नहीं रही। हम सूंघते हुए हम सभी को खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन पैदा कर पाएंगे। महामहिम, आपका धन्यवाद। सूंघते हुए वाल्डो ने अपने आंसू रोकने की कोशिश करते हुए कहा, कृपया खड़े हो जाएं। आप सभी मेरे लोग और मेरा नया परिवार हैं।
आप सभी का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है, लैंडन ने मुस्कुराते हुए कहा। वाल्डो ने लैंडन को देखा और गर्मजोशी से भर गया। उसने सोचा कि एक शासक को ऐसा ही होना चाहिए। वाल्डो, चलो खेतों में चलते हैं और खेतों को देखते हैं। हाँ महाराज, वाल्डो ने मुस्कुराते हुए कहा। जब वे खेतों में पहुंचे तो लैंडन चौंक गया। वह गेहूं के लंबे डंठल देख सकता था, वह अंकुरित फलियां, जई, मटर, राई और टमाटर देख सकता था। वास्तव में खेत सभी रसीले और समृद्ध दिख रहे थे। जब सभी ने उसे आते देखा तो वे सब मुस्कुराए और उसके पास दौड़े। अब वे उसके सामने अपनी बात कहने से नहीं डरते थे। वास्तव में हर सप्ताह के मध्य और अंत में लैंडन नियमित रूप से आना सुनिश्चित करता था। वह हमेशा भोजन लाता था और उनसे ऐसे बात करता था जैसे वे उसके परिवार के सदस्य हों। पहले तो किसान दंग रह गए, फिर बाद में उन्हें एहसास हुआ कि उनके राजा को दिखावे की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उन सभी ने सोचा कि वह बुद्धिमान, दयालु, उदार और सबसे बढ़कर विनम्र था। महाराज, उन्होंने सभी का अभिवादन किया और उसे ऐसे देखा जैसे वे किसी भगवान को देख रहे हों। आप सब कैसे हैं? मैंने सुना है कि इस बार खेत से बहुत सारी अच्छी चीजें आई हैं। आप सभी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप खुद पर अधिक काम न करें। आखिरकार अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना सबसे महत्वपूर्ण बात है, लैंडन ने मुस्कुराते हुए कहा। वे सभी मुस्कुराए और लियोर आगे बढ़ गया। मेरे राजा, आपके तरीके अद्भुत थे। मैं एक ऐसे बच्चे की तरह महसूस कर रहा हूं जो पहली बार खेती सीख रहा है, लियोर ने उत्साह से कहा। लैंडन ने उनके उत्साहित चेहरों को देखते हुए ठहाका लगाया। चिंता मत करो, भविष्य में मैं तुम सबको खेती से जुड़ी हर चीज सिखाऊंगा। लेकिन अभी के लिए हमें यहाँ कम से कम 250 और लोगों की ज़रूरत है। हम लिंग के आधार पर लोगों को काम पर रखेंगे। बेशक 15 साल से कम उम्र के बच्चों और 38 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को सामान ले जाने या वितरित करने की अनुमति नहीं होगी। वे केवल स्वास्थ्य और सुरक्षा कारणों से खेतों में काम कर सकते हैं। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। आखिरकार बुजुर्गों या बहुत छोटे लड़कों या लड़कियों के लिए उन भारी खाद्य बैगों को ले जाना मुश्किल होगा। इस खाद्य उद्योग में लियोर सभी कृषि गतिविधियों के लिए पर्यवेक्षक होंगे। पैट ये देखेगा कि कर्मचारी कैसे पौधे लगाते हैं और मिट्टी की देखभाल करते हैं, जबकि वाल्डो ये देखेगा कि हम कितनी उपज बनाते हैं और सामान का भंडारण कैसे करते हैं। पैट 150 लोगों का प्रभारी होगा, जबकि वाल्डो 100 लोगों का काम संभालेगा। फिर से उन सभी ने सोचा कि यह उचित था। दिन के अंत में सभी सामानों का भंडारण खेतों के बाईं और दूसरे एस्टेट में रखा जाना है और मात्रा दर्ज की जानी है। इसके अलावा वाल्डो, ये तुम्हारा काम होगा कि तुम सामानों को केंद्रीय क्षेत्र में स्थानीय दुकानों में वितरित करो। हम सभी खाद्य पदार्थों के लिए उचित मूल्य निर्धारित करेंगे ताकि हर कोई उन्हें खरीद सके। 10 वैगन खेती उद्योग को सौंपे जाएंगे। इन वैगनों का उपयोग उपज को एस्टेट और केंद्रीय क्षेत्र में स्टोर में भेजने के लिए करें। हाँ मेरे राजा, वाल्डो ने गर्व से उत्तर दिया। आप सभी और खेतों की सुरक्षा के लिए 5 रसोइये और 20 गार्ड भी नियुक्त किए जाएंगे। आप सभी को एस्टेट में अपना दोपहर का भोजन भी मिलेगा। वे सभी खुश थे कि कम से कम उनके पास भोजन प्राप्त करने के लिए पास में एक जगह थी। किसी को ये जानने की जरूरत थी कि खेतों और बेमार्ट के केंद्रीय क्षेत्र के बीच काफ़ी अच्छी दूरी थी। आखिरकार हर महीने के अंत में सभी को लियोर से वेतन मिलेगा। सभी कर्मचारी 400 तांबे के सिक्के कमाएंगे, पर्यवेक्षकों को 500 तांबे के सिक्के मिलेंगे और ओवरसियर को 600 तांबे के सिक्के मिलेंगे। बेशक आपके भोजन का खर्च आपके वेतन से लिया जाएगा। इसकी कीमत 5 तांबे के सिक्के प्रति प्लेट होगी। एक बार फिर वे वास्तव में चौंक गए। साम्राज्य के सभी किसानों को प्रति माह मात्र 250 तांबे के सिक्के दिए जाते थे, लेकिन महामहिम ने उन्हें इससे कहीं ज्यादा दिया। वे खुशी से झूम रहे थे और वास्तव में उनके प्रति आभारी महसूस कर रहे थे। उन्होंने अपने दिल में कसम खाई कि वे दोगुनी मेहनत करेंगे और अपने नए जीवन का भरपूर आनंद लेंगे। पिछले कुछ हफ्तों से वे कुछ खनिकों को महामहिम के प्रति कितने आभारी होने के बारे में शेखी बघारते हुए सुन रहे हैं। उन्होंने उन्हें भोजन, नौकरी दी और उन्हें सुरक्षित और देखभाल का एहसास कराया। उन्हें लगा कि वे एक बार फिर अपना सिर ऊंचा कर लेंगे। तो क्या हुआ अगर साम्राज्य में उनका पक्ष नहीं लिया गया? वे सभी के प्रति दयालु और बहुत भरोसेमंद थे। वास्तव में कुछ लोगों ने यह भी सोचा कि लैंडन भगवान का पुनर्जन्म था जिसे बेमार्ट को विकसित करने में मदद करने के लिए भेजा गया था। लैंडन ने उनके खुश चेहरों को देखा और मुस्कुराया। अब मैं आप सभी को उस एस्टेट में ले चलता हूं जो भविष्य के खाद्य उद्योग का प्रतिनिधित्व करेगा। जब वे दूसरे एस्टेट में पहुंचे तो लैंडन ने उन्हें एस्टेट के बारे में बताते हुए बताया कि एस्टेट का उपयोग कैसे किया जाएगा। उसने उन्हें अपनी भविष्य की योजनाओं के बारे में बताया ताकि वे जान सकें कि वे जल्द ही एस्टेट को दूसरों के साथ साझा करने जा रहे हैं। हालांकि वे उसकी आधी योजनाओं को नहीं समझ पाए, लेकिन उन्होंने उस पर विश्वास किया, इसलिए उन्हें दूसरों के साथ साझा करने में कोई आपत्ति नहीं थी। यह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने बंजर मिट्टी की समस्या को ऐसे हल किया जैसे कि यह कुछ भी नहीं था। वे और क्या कह सकते थे? वह ये सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था कि उनके पेट में भोजन रहे। लैंडन ने मछली पकड़ने, डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों के उत्पादन आदि के लिए एक खंड बनाने की योजना बनाई, लेकिन ये भविष्य में होगा, इसलिए उन्हें ये समझने की आवश्यकता थी कि वे इस एस्टेट को दूसरों के साथ साझा करते हैं।
उन्होंने कृषि विभाग को कुछ इमारतें आवंटित की और उन्हें खाद्य पदार्थों के प्रकार के आधार पर अलग अलग कमरों में खाद्य पदार्थ संग्रहित करने के लिए कहा। उन्होंने उन्हें वे सभी बीज भी दिखाए जो उन्हें मूल रूप से एस्टेट में मिले थे और उनसे कुछ और फसलें लगाने के लिए कहा। उन्हें बाद में अन्य एस्टेट में मिले बाकी बीज यहाँ लाने होंगे। उन्होंने सोचा। लियोर ने सहमति व्यक्त की थी कि 3 दिनों के समय में वह कृषि उद्योग के लिए काम करने के लिए 250 लोगों को इकट्ठा करेगा। लैंडन केवल प्रतीक्षा कर सकता था। एक बार जब लैंडन अपने कमरे में गया तो उसने अपने पहले मिशन को पूरा करने के लिए अपने इनाम को देखने का फैसला किया। सिस्टम, मुझे मेरे आंकड़े और पुरस्कार दिखाओ। ग्रेटर दैन होस्ट का नाम लैंडन बान। ग्रेटर दैन आयु 15। ग्रेटर दैन स्थिति बीमार का राजा। ग्रेटर दैन स्तर शुरुआती स्तर 1। ग्रेटर दैन वर्तमान स्थिति स्वस्थ। लेस देन सिस्टम की मदद से बैरन भूमि को ठीक करना और क्षेत्र का मानचित्रण पूरा करना। लेस देन पुरस्कार गन पाउडर और तोप बनाने का ज्ञान। होस्ट को 100 विकास अंक भी मिलेंगे। लेस देन कुल अंक 100 विकास अंक डीपी। जब वह अपनी स्क्रीन पर जानकारी पढ़ना समाप्त कर चुका था तो एक संदेश दिखाई दिया। पुरस्कार प्राप्त करें, हाँ या नहीं। लैंडन ने इसे स्वीकार कर लिया और तुरंत अपने मस्तिष्क में सूचना का प्रवाह महसूस किया। सिस्टम से बड़ी मात्रा में सूचना को पचाने के लिए 30 मिनट का उपयोग करने के बाद उसने अपना अगला मिशन देखने का फैसला किया। लेस दैन मिशन, यदि आपके राज्य की सुरक्षा इतनी कमजोर है तो आप अपनी तकनीक की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। अपने राज्य की सुरक्षा के लिए युद्ध तोपों को बनाने और उनका परीक्षण करने के लिए अपने नए अर्जित पुरस्कारों का उपयोग करें। पुरस्कार, क्या आपके लोग फूस और मिट्टी के घरों में रहना जारी रखेंगे। तकनीकी उन्नति के लिए भविष्य के राज्य के रूप में यह बहुत अपमानजनक है। इसलिए होस्ट को सीमेंट निर्माण पर सभी ज्ञान प्राप्त होंगे। होस्ट को 20 ईश्वरीय खाद्य व्यंजन और 5 मसाला बनाने के व्यंजन भी मिलेंगे। भविष्य में अगर होस्ट को टोस्टर, माइक्रोवेव, ओवन वगैरह बनाने की ज़रूरत पड़ती है तो आपके लोगों को पता होना चाहिए कि उन्हें अपने रोज़मर्रा के जीवन में इनकी ज़रूरत क्यों है। इसलिए उन्हें इन विभिन्न खाना पकाने के उपकरणों की सराहना करने की ज़रूरत है ताकि वे खाना पकाने के नए तरीके बना सकें और अपनी पसंद की चीज़ों को संतुष्ट कर सकें। अंत में होस्ट को 250 विकास अंक डीपी और 1000 प्रौद्योगिकी अंक टीपी भी मिलेंगे। समय सीमा, कोई विशेष समय की आवश्यकता नहीं। ग्रेटर दैन, लैंडन ने मिशन को देखा और पूरी तरह से हैरान रह गया। नए मिशन के लिए मिलने वाले पुरस्कारों ने उसे चौंका दिया। ऐसा नहीं है कि उसे खाना पकाने में कोई समस्या थी, लेकिन जब किसी से तकनीक के बारे में पूछा जाता है तो वे एआई सिस्टम, लैपटॉप, कार वगैरह के बारे में सोचते हैं। कोई भी कभी भी खाना पकाने के बारे में कुछ नहीं कहता। लेकिन अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो अगर वह अलग अलग मसाले और व्यंजन बना सकता है तो लोग उन्हें रोज़ खाना चाहेंगे। इसलिए वे फ्राइंग पैन, ओवन, ग्रिल वगैरह जैसे खाना पकाने के उपकरणों की सराहना करेंगे। तो एक तरह से यह इस युग में अभी भी एक तकनीकी सुधार था। आखिरकार लोग ऐसी चीज़ें चाहते हैं जो उनके जीवन को बेहतर और आसान बना दें। उन्हें अपने कच्चे खाना पकाने के तरीकों से इन ईश्वरीय व्यंजनों को पकाने का तरीका सिखाना उनके स्वाद को संतुष्ट करेगा। लेकिन एक बार जब फ्राइंग पैन, माइक्रोवेव, टोस्टर, ओवन और इसी तरह की चीज़ें सामने आ जाएंगी तो वे देखेंगे कि उनके खाना पकाने के तरीके कितने कच्चे थे और तकनीक के महत्व को समझेंगे। वे देखेंगे कि इन उपकरणों का उपयोग करके कैसे समय की बचत की जा सकती है, कुशलता से खाना बनाया जा सकता है और खाना पकाने के उद्योग में नए दरवाजे खोले जा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये उपकरण मतलब है, उसे तकनीक और सब कुछ पसंद था और वह इसकी अहमियत समझता था। लेकिन इन ईश्वरीय व्यंजनों को पेश करने से पहले वह इन खाना पकाने के उपकरणों को क्यों नहीं बना सकता था। व्यवस्था चाहती थी कि ये लोग व्यंजनों के लिए तरसें। जितना ज़्यादा वे तरसेंगे उतना ही ज़्यादा वे उन्हें बार बार पकाने की कोशिश करेंगे। ऐसा करके वे एक ही व्यंजन को पकाने में काफ़ी समय लगाएंगे। और जब लैंडन ऐसे खाना पकाने के उपकरण बनाएगा जो खाना पकाने में लगने वाले समय को कम कर देंगे तो लोग हमेशा के लिए उनके आदी हो जाएंगे। व्यवस्था बस यही चाहती थी कि लोग व्यावहारिक रूप से तकनीक की पूजा करें। इस बिंदु पर लैंडन को आश्चर्य नहीं होगा अगर भविष्य में एक प्रौद्योगिकी चर्च एक धर्म के रूप में उभर आए। वास्तव में लैंडन ने देखा कि लोग डीप फ्राई करने के तरीकों के बारे में वास्तव में नहीं जानते थे। वे भोजन को तलना जानते थे, लेकिन ये तले हुए व्यंजन केवल महल और शीर्ष श्रेणी के रेस्तरां या बड़े घरों में परोसे जाते थे। यहाँ तक कि जिस तरह से वे तलते थे वह भी भयानक था। ऐसा लगता था कि वे चावल, अंडे और मांस के अलावा कुछ भी तलने से डरते थे। लैंडन को लगा कि यह युग कुछ हद तक पृथ्वी पर 10वीं शताब्दी के मध्यकालीन समय के बराबर था। वह समझ नहीं पा रहा था कि वे सब्जियां या कुछ और क्यों नहीं तल सकते थे। लैंडन को यह बात हैरान कर रही थी कि मछली को अक्सर उबाला, पकाया या भुना जाता था लेकिन कभी तली नहीं जाती थी। मेरा मतलब है, अगर आप मांस तल सकते हैं तो आप मछली क्यों नहीं तल सकते। ये किस तरह का तर्क था, लेकिन वह जानता था कि वह पूरी तरह से उन्हें भी दोषी नहीं ठहरा सकता।
आखिरकार तलना साम्राज्य में 60 साल पहले ही लोकप्रिय हुआ था। लैंडन के दिवंगत दादा, जिनसे वह कभी नहीं मिले, समुद्री यात्रा पर साम्राज्य के एक पाइनों में गए थे जिसे टेरिक कहा जाता था। उन्होंने वहां तले हुए मांस का स्वाद चखा था और तुरंत ही उन्हें इसका स्वाद पसंद आ गया। बाद में उन्होंने शेफ के एक समूह को उनसे तलने के बारे में सीखने के लिए भेजा। ये शेफ 6 महीने बाद वापस लौटे और अर्काडिना की राजधानी में अलग अलग शेफ को सिखाया। जैसे जैसे समय बीतता गया, ये अभ्यास दूसरे शेफ तक फैल गए, लेकिन ज्यादातर शेफ ने सीखी गई चीज़ों से आगे कभी प्रयोग नहीं किया। लैंडन ने अनुमान लगाया कि कुछ लोकप्रिय शेफ जिन्होंने प्रयोग किए, वे सब्जियां, मछली और दूसरे खाद्य पदार्थ तलने की कोशिश में विफल रहे। इसलिए उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि इन खाद्य पदार्थों को तला नहीं जा सकता। उन्होंने शायद मांस को तलने के लिए ज़रूरी समय का इस्तेमाल करके उन्हें तला। निश्चित रूप से परिणाम भयावह थे। खाद्य पदार्थ जलकर कुरकुरे हो गए। जितना ज़्यादा उन्होंने इसके बारे में सोचा, उतना ही उनका विचार बदलता गया। ऐसा नहीं है कि वे तर्क नहीं समझते थे, ये सिर्फ इतना था कि वे अज्ञानी थे। आखिरकार देखना ही विश्वास करना है। धरती पर लोगों का मानना था कि दुनिया सपाट है, जब तक कि किसी ने उन्हें गलत साबित नहीं कर दिया। वे ये भी मानते हैं कि मरते हुए दिल वाले किसी व्यक्ति को तब तक नहीं बचाया जा सकता जब तक कि कोई दुनिया में पहला हृदय प्रत्यारोपण न कर ले। अगर कोई लैंडन से कहता कि वे अंतरिक्ष में सांस ले सकते हैं, तो वह उन पर विश्वास करने से पहले उन्हें इसे साबित करने के लिए कहता। मनुष्य जो देखते हैं उस पर विश्वास करते हैं। इसलिए जब वे शेफ तलने के प्रयोग में असफल हो गए तो उन्होंने केवल वही कहा जो उन्होंने देखा और माना। आखिरकार धरती पर 13वीं शताब्दी तक ही लोगों को पता था कि अन्य खाद्य पदार्थ तले जा सकते हैं, और 16वीं शताब्दी तक ही लोगों को पता था कि खाद्य फसलों के लिए अच्छी होती है। जब तक आप अपने दावे का समर्थन करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं देते, कोई भी आप पर विश्वास नहीं करेगा। खाना पकाने की बात करें तो ज़्यादातर लोग लंबे समय तक आग पर खाना भूनते या उबालते थे। फिर वे मसाले के रूप में विभिन्न पत्ते, शहद और नमक मिलाते थे। लैंडन को लगता था कि ग्रिल और फ्रिज दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। कुछ लोग नमक का इस्तेमाल भी नहीं करते थे क्योंकि नमक बहुत महंगा था। इस युग में खाना पकाने के कुछ उपकरण रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए व्यवहारिक नहीं थे। उनके बर्तनों में हैंडल नहीं थे और वे अनावश्यक रूप से बड़े थे। वे उन काल्पनिक फिल्मों में चुड़ैल के कढ़ाई की तरह दिखते थे। लैंडन को जो एकमात्र चीज़ ठीक लगी वह थी उनकी बेकिंग विधियाँ। वे मीठी स्वादिष्ट पेस्ट्री, पाई और कई तरह के पुडिंग बना सकते थे। उनके ओवन का इस्तेमाल बेकिंग में किया जाता था और मिट्टी की ईंटें बनाने में भी किया जाता था। किसानों के लिए उनका इस्तेमाल करना वाकई महंगा था, इसलिए उसने पहले से ही बिजली से चलने वाले ओवन बनाने का फैसला कर लिया था, जैसे धरती पर पाए जाने वाले ओवन। ज़्यादातर ओवन सिर्फ बड़े घरों और बेकरी में ही होते थे। बड़े और समृद्ध शहरों में समुदाय के लिए ओवन का साझा स्वामित्व होना आम बात थी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ब्रेड बनाना निजी व्यक्तियों के बजाय सभी के लिए सुलभ हो। मुझे अभी लंबा रास्ता तय करना है। मैं समझता हूँ कि मुझे उन व्यंजनों की क्या ज़रूरत है। मुझे आश्चर्य है कि मैं फिर से कब पिज़्ज़ा खा पाऊंगा। लैंडन ने असहाय होकर सोचा जब उसने इस युग के पिछड़ेपन के बारे में सोचा। बस ये सोचकर कि उसे भविष्य में कितना काम करना है, उसे हल्का सिर दर्द होने लगा। वह उस युग में क्यों नहीं जा सका जो पृथ्वी पर 18वीं शताब्दी के करीब या उससे भी ज़्यादा पुराना था। वाकई दुखद है। लैंडन ने जल्दी सोने का फैसला किया क्योंकि उसे सुबह शूरवीरों को उनका पहला सैन्य परीक्षण देना था। सुबह के शुरुआती घंटों सुबह 4 बजे में शूरवीरों का एक बड़ा समूह 3-3 की पंक्तियों में निचले क्षेत्रों की ओर जाता हुआ देखा जा सकता था। उनको देखकर लैंडन को यकीन नहीं हुआ कि उनमें कितना सुधार हुआ है। उनकी मांसपेशियां उभरी हुई थीं और उनमें पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा अनुशासन और ताकत थी। उन सभी के पास सीधे खड़े होने की मुद्रा, मजबूत शरीर और दृढ़ निश्चय था। छोटा मोमो अकेला ऐसा था जिसके पास वह मजबूत शरीर नहीं था। आखिरकार वह अभी भी एक बच्चा था। फिर भी उसमें बाकी सभी गुण मौजूद थे, इसलिए एक सैनिक के रूप में उसमें कोई कमी नहीं थी। वह ज़्यादा परिपक्व लग रहा था और अपनी उम्र के हिसाब से बहुत आत्मविश्वासी लग रहा था। जैसे जैसे समूह आगे बढ़ता गया, उनके कदम इतने हल्के होते गए कि कोई सोच सकता था कि वे शूरवीर नहीं बल्कि हत्यारे हैं। लैंडन ने उन्हें छलावरण का महत्व और दुश्मन को आश्चर्यचकित करने का तत्व देना सिखाया था। इस युग में शूरवीर गर्व और सम्मान के साथ लड़ते थे। अपनी शक्तिशालीता साबित करने के लिए अपनी आकर्षक चालों का प्रदर्शन करना पसंद करते थे। उन्हें लगता था कि छिपकर घूमना कायरता का काम है और ताकत की कमी को दर्शाता है। लेकिन लैंडन इससे सहमत नहीं थे। युद्ध में अपने साथियों की रक्षा करते हुए अपने प्रतिद्वंद्वी को खत्म करने का सबसे आसान और सुरक्षित तरीका खोजना सच्ची ताकत दिखाता है। जितना कम हताहत होंगे उतना ही बेहतर होगा। वास्तव में लैंडन ने उन्हें बूबी ट्रैप लगाना और विभिन्न युद्ध रणनीतियों के साथ आना सिखाया था। उन्होंने विशेष रूप से उन्हें सिखाया कि किसी के सभी दबाव बिंदुओं, विशेष रूप से गर्दन के पीछे के हिस्से पर प्रहार करके उसे कैसे बेहोश किया जाए। चूंकि परीक्षा के पहले चरण में तलवारों की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्हें अपने हाथों और दिमाग का उपयोग करना होगा। इसलिए उन्होंने उन्हें बुनियादी मार्शल आर्ट और आत्मरक्षा रणनीति सिखाई। सैन्य परीक्षा से 2 सप्ताह पहले लैंडन ने 3 छोटी पहाड़ियों का पता लगाया था जो खेतों या किसी भी एस्टेट से बहुत दूर थीं।
प्रत्येक पहाड़ी पेड़ों और बहुत सारी झाड़ियों से घिरी हुई थी, जो इसे छलावरण और जाल के लिए एकदम सही बनाती थी। कुछ हिस्सों में रेत के गड्ढे भी थे, जबकि अन्य में छोटी धाराएं थीं जो स्पष्ट रूप से समुद्र की ओर जाती थीं। यह एकदम सही था। लैंडन ने प्रत्येक टीम को उनके आधार के रूप में एक छोटी पहाड़ी दी थी और उन्हें आगामी परीक्षा के लिए अपने स्वयं के आधार लकड़ी के शेड और बूबी ट्रैप बनाने के लिए कहा था। हालांकि उसने उन्हें परीक्षा की प्रकृति नहीं बताई, लेकिन वे तुरंत समझ गए कि प्रत्येक टीम आगामी परीक्षाओं में एक दूसरे का सामना करेगी। इसलिए उन्होंने परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। एक बार जब वे पहुंचे तो लैंडन ने टीम की पंक्तियों में पंक्तिबद्ध पुरुषों को देखा और बहुत प्रसन्न हुआ। वे अब धरती पर वापस सैनिकों की तरह दिख रहे थे और व्यवहार कर रहे थे। परीक्षा के लिए 2 चरण होंगे। चरण 1 में रणनीति और दुश्मन की घुसपैठ शामिल होगी, जबकि चरण 2 में तलवारबाजी होगी। आज हम केवल चरण 1 पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जबकि कल चरण 2 पर ध्यान केंद्रित करेंगे, लैंडन ने कहा। जब वह बोल रहा था तो कमांडर लुसियस और बटलर नाथन ने प्रत्येक टीम के सामने बक्से रखे। आपके सामने रखे बक्सों में प्रत्येक टीम के हेडबैंड, रस्सियां और झंडे हैं। जोश की टीम लाल हेडबैंड पहनेगी, मार्क की टीम पीले हेडबैंड का इस्तेमाल करेगी और गैरी की टीम बैंगनी हेडबैंड का इस्तेमाल करेगी। कैदियों को बांधने के लिए प्रत्येक बक्से में 50 रस्सियां भी हैं। प्रत्येक टीम के पास 5 झंडे होने चाहिए जिनका रंग टीम के हेडबैंड के समान हो। आपके हेडबैंड आपके सिर, कलाई, हाथ और यहां तक कि आपके पैरों पर भी पहने जा सकते हैं। इन्हें आप जहां चाहें पहन सकते हैं। अब अपने हेडबैंड पहन लें। टीम के कप्तानों ने जल्दी से अपने बक्से उठाए और प्रत्येक हेडपीस को तेजी से वितरित किया। लैंडन प्रभावित हुआ। पुरुषों ने अपनी पंक्तियों को नहीं तोड़ा और बस अपने टीम के कप्तान द्वारा हेडबैंड दिए जाने का इंतजार किया। कुछ ने उन्हें अपने पैरों पर पहना, दूसरों ने अपनी कमर, हाथ और इसी तरह। किसी ने उन्हें अपने सिर पर नहीं पहना। लैंडन मुस्कुराया। वे होशियार थे। ये तथाकथित हेडबैंड बहुत पुराने किसान कपड़ों से काटे गए कपड़ों के टुकड़े थे। जब लैंडन ने देखा कि वे तैयार हो चुके हैं तो उसने आगे कहा, आज रात प्रत्येक टीम को अपने आक्रामक और रक्षात्मक पक्षों के साथ आना चाहिए। आपका लक्ष्य कम से कम एक दुश्मन का झंडा या कम से कम 50 दुश्मन के हेडबैंड इकट्ठा करना है। मैं आपको अपने झंडे छिपाने या इस लड़ाई में शामिल होने के बारे में कोई सलाह या सहायता नहीं दूंगा। क्या आप सभी समझ रहे हैं? उन्होंने जल्दी से एक सैन्य सलामी दी और चिल्लाया, सर, हाँ सर। अच्छा, लड़ाई के दौरान कमांडर लुसियस और मैं आप सभी को छाया से देखने के लिए प्रत्येक शिविर के बीच घूमेंगे और परीक्षा के अंत में सभी को ग्रेड दिया जाएगा। लैंडन ने उत्तर दिया। जब उन्होंने लैंडन की बात सुनी तो वे खुद को साबित करने के लिए और अधिक दृढ़ संकल्प से भर गए। यहाँ युद्ध के नियम हैं। तलवार या ब्लेड जैसे हथियारों का उपयोग निषिद्ध है। अपने दुश्मनों को निहत्था करने के लिए केवल मार्शल आर्ट या आत्मरक्षा रणनीति का उपयोग किया जा सकता है। अंत में अपने दुश्मनों को नॉकआउट करना भी अनुमति नहीं है। वे सभी ध्यान से सुनते थे क्योंकि वे कोई भी बड़ी जानकारी नहीं छोड़ना चाहते थे। जो लोग अपने सिर के बैंड खो देते हैं उन्हें मृत माना जाएगा। यदि आपको पकड़ लिया जाता है और आपका सिर का बैंड आपसे छीन लिया जाता है तो आपको मृत माना जाएगा। यदि आप गलती से अपना सिर का बैंड खो देते हैं तो आपको भी मृत माना जाएगा। एक बार मर जाने के बाद आप युद्ध जारी नहीं रख सकते और न ही आपको ऐसा करना चाहिए। मृत घोषित होने के बाद अपनी टीम की सहायता करना आज की लड़ाई में एक गंभीर अपराध है। उसने उनकी ओर देखा और एक ठंडी आभा छोड़ी जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी कांप उठी। जो कोई भी इन नियमों का उल्लंघन करेगा उसे परीक्षा के अंत में 1 महीने की कड़ी सजा मिलेगी। आप इस समय सैनिक के रूप में रैंक भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए आदेशों की अवहेलना न करें। आखिरकार मरे हुए लोग कोई कहानी नहीं सुनाते और किसी भी तरह से युद्ध को प्रभावित नहीं करना चाहिए। सभी को लगा कि उन्हें दिए गए हेडबैंड का मूल्य सोने के पहाड़ के समान है। उन्होंने मन ही मन खुद से पूछा कि क्या उन्होंने जिस स्थान पर हेडबैंड रखे हैं वह पर्याप्त सुरक्षित है और उनके दुश्मनों से अच्छी तरह छिपा हुआ है। एक और बात, परीक्षा की अवधि 2 घंटे है। समय समाप्त होने के बाद भले ही आप परीक्षा में सफल न हुए हों, आप सभी को तुरंत यहाँ वापस आना है। ऐसा न करने पर सभी सैनिकों को 1 हफ्ते की सजा होगी, चाहे आप किसी भी टीम से हों। वे चौंक गए। तो अगर किसी दूसरी टीम में कोई देर से आता है तो उसे भी सजा मिलेगी। दरअसल लैंडन ने अपने शूरवीरों के साथ मिलकर काम करने के लिए ऐसा किया। वह चाहता था कि वे सभी अपने भाइयों के रक्षक बने, या यूं कहें। शुभकामनाएं दोस्तों, आपकी परीक्षा अब शुरू हो रही है, लैंडन ने कहा। जोश का शिविर। जोश ने अपने आदमियों को देखा जिन्हें उसने सफलतापूर्वक 5 के समूहों में विभाजित किया था। पहले समूह में 12 आदमी थे, दूसरे में 36 आदमी थे, तीसरे में 20 आदमी थे, चौथे में 16 आदमी थे और 5वें में 15 आदमी थे। समूह एक लगातार बेस की परिधि की निगरानी करेगा। प्रत्येक चेक पॉइंट पर कम से कम 3 लोग तैनात होने चाहिए। यदि कोई दुश्मन आता है तो एक व्यक्ति को हमें सचेत करने के लिए वापस भागना चाहिए, दूसरा छाया से चुपचाप उनका पीछा करना चाहिए और अंतिम व्यक्ति को हमेशा चेक पॉइंट पर पहरा देना चाहिए ताकि अन्य दुश्मन फिर से आ सकें। याद रखें, जब तक आवश्यक न हो उन पर हमला न करें, बस चुपचाप देखते रहें। क्या आप समझे? हाँ कप्तान, उन्होंने तेजी से उत्तर दिया। जब वे जाल बना रहे थे तो उन्होंने छिपे हुए ठिकाने भी बनाए और उन्हें मिट्टी, पत्तियों, घास और लकड़ियों से ढक दिया ताकि वे बिना देखे अपने दुश्मनों पर जासूसी कर सकें।
समूह 2 हमारे दुश्मन शिविरों में घुसपैठ करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। चूंकि आप संख्या में 36 हैं, इसलिए 18 लोग गैरी के शिविर में घुसपैठ करेंगे, जबकि बाकी आधे मार्क के शिविर में घुसपैठ करेंगे। 18 में से अपने आप को 6 समूहों में विभाजित करें और सभी प्रवेश द्वारों से शिविर में घुसपैठ करें। एक बार जब आपकी स्थिति खतरे में पड़ जाए तो भाग जाएं और सावधानी से बेस पर वापस आएं। हाँ कप्तान, समूह 2 ने उत्तर दिया। समूह 3 सभी जाल स्थितियों पर तैनात रहेगा। प्रत्येक जाल की रखवाली करने वाले 3 लोग होने चाहिए। एक बार जब दुश्मन जाल में फंस जाए तो उनके सिर के बैंड सुरक्षित करें और उन्हें कैदी के रूप में लें या उन्हें मुक्त करें। एक बार जब कैदी और उनके सिर के बैंड सुरक्षित हो जाएं, तो एक व्यक्ति को वापस भागना चाहिए और छोटे मोमो को हेडबैंड देना चाहिए। एक बार दिए जाने के बाद जाल के पास अपनी स्थिति में वापस आ जाएं। अन्य 2 को जाल को फिर से बनाना चाहिए और दुश्मन के दूसरे मुठभेड़ का इंतजार करना चाहिए। हाँ कप्तान, समूह 3 ने उत्तर दिया। समूह 4 को 4 झंडों की रखवाली का जिम्मा दिया जाएगा। मैं निश्चित रूप से एक अपने पास रखूंगा। 4 के समूह में पहाड़ी के चारों ओर फैल जाओ और झंडों की रक्षा करो। याद रखो, ऐसा स्थान चुनो जिससे दुश्मन को तुम्हारी स्थिति का पता आसानी से न चले। हाँ कप्तान, उन्होंने भी उत्तर दिया। अंत में समूह 5 में 3 उपसमूह होंगे जिनका प्रभार होगा हमारे मुख्य आधार की रखवाली, छोटी मोमो की रक्षा करना और खुद की रक्षा करना। याद रखो, छोटी मोमो ही वह है जिसके पास दुश्मन के सभी हेडबैंड होंगे। अगर कोई दूसरा दुश्मन हमारे द्वारा कड़ी मेहनत से प्राप्त किए गए सभी हेडबैंड चुरा लेता है तो हम ये लड़ाई हार जाएंगे। हालांकि मुझे नाइट कैप्टन के रूप में अपने कौशल पर भरोसा है, लेकिन हमें अप्रत्याशित के लिए योजना बनानी चाहिए। इसलिए चूंकि मेरे पास भी एक झंडा है, इसलिए मेरी रक्षा करना आपका कर्तव्य और जिम्मेदारी है। हाँ कप्तान, समूह 4 ने उत्तर दिया। गैरी की पहाड़ी के बाहरी इलाके। सैनिकों का एक समूह झाड़ियों और पेड़ों में चुपचाप छिपा हुआ था, सावधानी से अपने शिकार के उनके करीब आने का इंतजार कर रहा था। उन्होंने अपने दुश्मनों पर घात लगाने की योजना बनाई थी। उन्होंने अपने चेहरे, गर्दन और हाथों पर मिट्टी लगाई हुई थी और अपने बालों पर पेड़ की शाखाएं, पत्तियां और घास चिपका रखी थी। ये स्पष्ट था कि उन्होंने अपनी त्वचा से किसी भी तरह की चमक को हटाने की पूरी कोशिश की थी। इस तरह के सैन्य छलावरण में किसी के लिए भी उन्हें पहचान पाना बेहद मुश्किल होगा। बेरी जैक्सन सैनिकों में से एक था। वह एक पेड़ के पीछे खड़ा था, अपने शिकार के करीब आने का इंतजार कर रहा था, जबकि उसने अपने छलावरण के हिस्से के रूप में पेड़ों की शाखाएं पकड़ी हुई थीं। कुल 4 लोग उनके इलाके में घुस रहे थे। जब दुश्मन काफी करीब आ गया तो बेरी और उनकी टीम तेजी से आगे बढ़ी। बेरी एक आदमी के पीछे पहुंचा और अपनी उंगलियों को उस आदमी के कान के पीछे, जबड़े और गर्दन के बीच के गड्ढे में तेजी से दबाया। यह क्षेत्र पैरोटिड लिम्फ नोड था। फिर उसने कान को मुट्ठी में जकड़ लिया और कान को अपनी ओर मोड़ते हुए नीचे से ऊपर की ओर फेंका। जिस सैनिक का कान पकड़ा गया था उसे लगा कि उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया है और वह अवचेतन रूप से हार के कारण घुटनों के बल गिर गया। बेरी ने तेजी से सैनिक के सिर का पट्टा उतार दिया और अपनी रस्सी का इस्तेमाल करके सैनिक को कैदी की तरह बांध दिया। जब तक उनकी टीम ने काम पूरा किया तब तक वे पकड़े गए सैनिकों को उनके बेस के बाहरी इलाके में ले गए। उन्होंने सोचा कि चूंकि सैनिक अब मृत हो चुके थे, इसलिए वे अब उनके शिविर में हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने उन्हें मुक्त कर दिया और अपने मुख्य बेस पर लौट आए। जब लैंडन सिस्टम के मॉनिटर के माध्यम से देख रहा था तो उसने बेरी और उसकी टीम पर ध्यान दिया। खासकर बेरी, जब दुश्मन आए तो उसने ही लोगों को हमला करने का संकेत दिया। अगर बेरी कुछ सेकंड देर से आता तो ये घात पूरी तरह विफल हो जाता। अपने दुश्मनों से निपटने में बेरी की फुर्ती और निर्णायकता भी उल्लेखनीय थी। उनकी टीम के अन्य लोग अच्छे थे, लेकिन बेरी स्वाभाविक था। ऐसा लग रहा था कि वह हत्यारा बनने के लिए ही पैदा हुआ था। लैंडन प्रसन्न था। जोश का कैंप। जब ट्रे और उसकी टीम मार्क के कैंप से बाहर निकली तो उन्होंने सबसे पहले जोश के कैंप की परिधि का निरीक्षण करने का फैसला किया। वे जानते थे कि उनके सभी कैप्टन मार्क की तरह कैप्टन जोश भी परिधि के आसपास लोगों को तैनात करेंगे। टीम ने पेड़ों को ध्यान से देखा, लेकिन उन पर कोई नहीं दिखा, इसलिए उन्होंने जोश के आदमियों द्वारा पेड़ों की झोपड़ियों का उपयोग करने की संभावना को खारिज कर दिया। अपने स्वयं के शिविर में मार्क ने पेड़ों के ऊपर मिट्टी, घास और पत्तियों से छद्म वृक्ष झोपड़ियां बनाई थीं। जैसे ही वे जोश के क्षेत्र में जाने वाले थे, टेरी ने सूखी घास, पत्तियों और टहनियों का एक ढेर देखा जो संदिग्ध लग रहा था। टेरी ने इसे केवल इसलिए देखा क्योंकि घास आसपास की घास की तुलना में गलत दिशा में बढ़ रही थी। तुम लोग वहां पर उस ढेर के बारे में क्या सोचते हो? टेरी ने पूछा। मुझे तो ये सामान्य लगता है। क्या तुम्हें लगता है कि इसमें कुछ अजीब है? उसके एक साथी ने पूछा। मुझे लगता है कि उनके शूरवीर वहां छिपे हुए हैं, टेरी ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। बाकी 3 चौंक गए। ढेर वाकई बहुत छोटा है, कोई वहां कैसे हो सकता है? वहां सिर्फ एक बच्चा ही फिट हो सकता है। टेरी को यकीन नहीं था कि उसका अनुमान सही था या नहीं, लेकिन दोबारा जांच करने में कोई बुराई नहीं है। मुझे लगता है कि उन्होंने वहां छेद खोदे, उनमें कूदे और दुश्मनों का इंतजार करते हुए घास और पत्तियां अपने सिर पर रखीं। एक बार जब दुश्मन चेक पॉइंट से गुजर गए तो वे उन छेदों से बाहर निकल गए और कैप्टन जोश को बताया कि उन्होंने क्या देखा। मेरे पास एक योजना है।
टेरी और उनकी टीम ने छिपे हुए शूरवीरों के बारे में कुछ भी नहीं जानने का नाटक करते हुए आराम से अंदर प्रवेश किया। एक बार जब वे जमीन पर देर से नज़र से ओझल हो गए तो वे झाड़ियों में छिप गए और अपनी अटकलों की पुष्टि करने के लिए इंतजार करने लगे। जैसी कि उम्मीद थी, 3 मिनट के बाद 2 शूरवीर जमीन से ऊपर कूद पड़े। एक बाईं ओर चला गया जबकि दूसरा उनकी दिशा में। टेरी ने अपने 2 आदमियों को दूसरे शूरवीर को पकड़ने का संकेत दिया, जबकि बाकी ने आने वाले शूरवीर पर ध्यान केंद्रित किया। जैसे ही शूरवीर उनके छिपने के स्थान से गुजरा, टेरी जल्दी से शूरवीर के पीछे पहुंच गया और अपने हाथ से शूरवीर के मुंह को ढक दिया, जबकि उसके साथी ने जल्दी से अपने दबाव बिंदुओं को कमजोर किया और शूरवीर के सिर के बैंड को उसकी बांह से उतार दिया। अब तुम मृत माने जाओगे, याद रखो मरे हुए लोग कोई कहानी नहीं बताते, इसलिए एक बार जब मैं तुम्हारे मुंह से अपना हाथ हटा लूंगा तो तुम बोलिया चिल्ला नहीं पाओगे, समझे? सैनिक ने समझदारी से सिर हिलाया। आखिर वह क्या कर सकता था? वह अब सिर्फ एक लाश थी। उन्होंने ये जांचने का फैसला किया कि क्या उस छेद में कोई और व्यक्ति है। वे पकड़े गए शूरवीर से नहीं पूछ सकते थे क्योंकि उसे पहले से ही मृत माना जा रहा था। टेरी ने छेद में कूदकर और अपने दुश्मन को बाहर निकालकर एक आश्चर्यजनक हमला करने का फैसला किया। एक बार छेद में जाने के बाद युवा शूरवीर खुद को बचाने की कोशिश करने से पहले कुछ देर के लिए चौंक गया। टेरी को शूरवीर के हेडबैंड को सुरक्षित करने का अवसर मिलने से पहले वे 2 मिनट तक छेद में लड़ते रहे। ऐसा नहीं था कि शूरवीर कमजोर था या कुछ और। वास्तव में एक दर्शक के दृष्टिकोण से वे ताकत में बराबरी पर थे। टेरी के जीतने का एकमात्र कारण यह था कि उसे अपने प्रतिद्वंद्वी की तुलना में युद्ध और लड़ाई का अधिक अनुभव था। जैसे ही वह जीत गया, उसके अन्य साथियों ने उस शूरवीर से हेडबैंड वापस ले लिया जो बाईं ओर चला गया। केवल 3 हेडबैंड के साथ उन्होंने तब तक जारी रखने का फैसला किया जब तक कि उन्हें कम से कम 10 और नहीं मिल गए। उनके जाने के कुछ समय बाद लुसियस अपने छिपने के स्थान से बाहर आया। उसने मृत शूरवीरों से कहा कि वे बैठक स्थल की ओर जाएं और परीक्षाएं समाप्त होने तक वहां प्रतीक्षा करें। टेरी मेरे लड़के, तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति तुम्हारा दिमाग है। ये लड़का पहले से ही अपने दुश्मनों की क्षमताओं को समझने के लिए काफी होशियार और चौकस है। अपनी युद्ध कौशल के साथ भविष्य में वह देखने लायक एक शक्तिशाली ताकत होगा। लुसियस ने सोचा। मार्क का क्षेत्र। शूरवीरों का एक समूह चुपचाप अपने शिकार का पीछा कर रहा था और अपने दुश्मनों के झंडे को जब्त करने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। शुरू में उन्होंने सोचा कि ये सैनिक शिकार करने के लिए लोगों की तलाश कर रहे थे, इसलिए उन्होंने अभी के लिए चुप रहने का फैसला किया। लेकिन थोड़ी देर तक पीछा करने के बाद उन्होंने देखा कि उनके सैनिक शिकार नहीं कर रहे थे बल्कि छिप रहे थे। इसका मतलब केवल इतना था कि उनके पास अपने शिविर का झंडा था और वे पकड़े नहीं जाना चाहते थे। वे कुल 4 दुश्मन शूरवीर थे, लेकिन उनकी टीम में केवल 3 सदस्य थे। उन्हें अपना कार्य पूरा करने के लिए बहुत जल्दी कार्य करने की आवश्यकता थी। हालांकि यह जोखिम भरा था, लेकिन वे सभी उस जोखिम को उठाने के लिए तैयार थे। इन सैनिकों में से एक बिली वेन था, जो कैप्टन जोश के अधीन एक शूरवीर था। वह शर्मीला शूरवीर था जिसने कुछ समय पहले शहर के निरीक्षण के दौरान लैंडन को एक बढ़िया सुझाव दिया था, लेकिन अब वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। दुश्मनों ने एक अच्छा ठिकाना ढूंढ लिया और कुछ समय के लिए वहां रहने का फैसला किया। जैसे ही वे छिपने वाले थे, बिली की टीम तेजी से प्रकट हुई। बिली ने पहले शूरवीर के दबाव बिंदुओं पर प्रहार करके उसे सुन्न कर दिया और उसका हेडबैंड ले लिया। जब तक वह ऐसा कर पाता, दूसरा दुश्मन उसकी ओर आ गया। यह एक शक्तिशाली था। ए ने अपनी आंखों के कोनों से अपने अन्य 2 साथियों को देखते हुए गंभीरता से लड़ना शुरू कर दिया। उसके साथी अपने दुश्मनों पर हमला करने में थोड़े धीमे थे, इसलिए आश्चर्य का तत्व उनकी योजना के अनुसार अच्छा नहीं रहा। हर कोई गंभीरता से लड़ रहा था, एक दूसरे के हेडबैंड छीनने की कोशिश कर रहा था। बिली सोच रहा था कि कैसे अपने प्रतिद्वंद्वी के गले में बंधे हेडबैंड को छीनने के लिए पर्याप्त करीब पहुंचे, जब अचानक उसे एहसास हुआ कि उसका साथी मारा जाने वाला है। हेडबैंड उतार दिया गया है। उसने जल्दी से अपने प्रतिद्वंद्वी को लात मारी और सही समय पर अपने साथी की मदद की। उसके साथी ने मौके का फायदा उठाते हुए जल्दी से हेडबैंड ले लिया, जबकि बिली उस शूरवीर से लड़ने के लिए वापस लौटा जिसे उसने बुरी तरह लात मारी थी। उसके साथी, जिसकी उसने अभी अभी मदद की थी, ने दूसरे साथी की मदद करने का फैसला किया, जिसे भी काम खत्म करने में परेशानी हो रही थी। बिली ने अपने प्रतिद्वंद्वी से हेडबैंड सफलतापूर्वक छीनने से पहले 7 मिनट तक लड़ाई की। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर देखा और कहा, आप अच्छे हैं, मुझे इस बार आपके साथ लड़ने का सम्मान मिला। मैं इस बार जीतने के लिए भाग्यशाली था, धन्यवाद। बिली ने मुस्कुराते हुए कहा। उसका प्रतिद्वंद्वी मुस्कुराया, लेकिन कुछ नहीं बोला। आखिरकार वह मर चुका था। एक मरा हुआ आदमी क्या कह सकता है। बिली और उसकी टीम का काम पूरा हो जाने के बाद उन्होंने जल्दी से वहां से निकलकर जोश के कैंप में वापस जाने का फैसला किया। दुश्मनों के झंडे के साथ घूमना भी बहुत जोखिम भरा था। जब लैंडन ने और गौर किया तो वह बिली के बदलाव को देखकर चौंक गया। क्या ये वह लड़का नहीं था जो कभी क्यूट के पॉप स्टार जैसा दिखता था? अब उसका शरीर सेक्सी गोंग जैसा लग रहा था। यहाँ तक कि उसके शर्मीले रवैये और आभा की जगह एक गंभीर और मर्दाना व्यक्तित्व ने ले ली थी। लैंडन ने बिली के साहस और निडर रवैये की वाकई प्रशंसा की।
हालांकि उनके 3 आदमियों के समूह के लिए 4 दुश्मनों के खिलाफ जाना जोखिम भरा था, फिर भी उन्होंने जोखिम उठाया। और जब बेरी ने देखा कि उसके साथी कितनी असहाय स्थिति में हैं, तो उसने उनकी मदद करने में भी संकोच नहीं किया। वह वफादार और मेहनती था। ऐसा आदमी युद्ध में अपने साथियों के लिए मर भी सकता है। हालांकि यह सराहनीय था, लेकिन लैंडन को यह पसंद नहीं आया कि वे आसानी से अपनी जान कुर्बान करने जैसे जोखिम उठाएं। वह चाहता था कि वे अपने साथियों और खुद को सुरक्षित बचाने के लिए अलग अलग तरीके सोचें। अगर किसी सैनिक के वापस आने की संभावना 70% से कम थी, तो लैंडन नहीं चाहता था कि वे काम करें। जैसा कि उसने कहा कि यह सराहनीय था, लेकिन बहुत जोखिम भरा था। उदाहरण के लिए, अगर साम्राज्य उसे उसके लोगों और अनुचरों को मारने के लिए अभी हजारों सैनिकों को भेजता है, तो वह उन्हें भागने देकर सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक तरीका खोजने की कोशिश करेगा। बिना शक्ति के मौत से लड़ने का क्या मतलब था? लैंडन का दृढ़ विश्वास था कि आज जियो ताकि कल लड़ सको दर्शन है। सिर्फ इसलिए कि कोई आज अपने दुश्मनों से नहीं लड़ सकता, इसका मतलब यह नहीं है कि वे भविष्य में उन्हें कभी नहीं हरा पाएंगे। लैंडन के लिए उसे केवल समय और सिस्टम की मदद की जरूरत थी ताकि उसके रास्ते में आने वाले सभी संकटों को टाला जा सके। और जब वह तैयार हो जाएगा, तो वह पता लगाएगा कि इस डैडी को किसने जहर दिया है। अरे हाँ, वह अभी भी उस जहर के बारे में नाराज था जो उसे पहली बार यहाँ आने पर दिया गया था। हालांकि वह ठीक हो गया था, फिर भी वह बहुत ही तुच्छ व्यक्ति था। अगर आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करते तो वह आपको दुनिया दे देता, लेकिन अगर आप उसकी परेशानी की तलाश करते तो वह आपको लाखों बार मार डालता। वह बहुत ही तुच्छ व्यक्ति था और वह अपनी इस खामी से वाकिफ था। इससे पहले कि हर कोई कुछ समझ पाता, समय समाप्त हो गया। वे लगातार 2 घंटे तक अपने विरोधियों से लड़ते, उन पर नजर रखते और उन्हें पकड़ते रहे। हर कोई अपने कैप्टन के पीछे 3 की सीधी पंक्तियों में इकट्ठा हुआ। कोई भी देर से नहीं आया। लैंडन ने प्रत्येक टीम के कप्तान के सामने 2 बैग रखे थे। एक बैग का इस्तेमाल उनके बचे हुए टीम के सदस्यों से सभी हेडबैंड इकट्ठा करने के लिए किया गया था, जबकि दूसरे का इस्तेमाल दुश्मनों के हेडबैंड और झंडे इकट्ठा करने के लिए किया गया था। एक बार इकट्ठा होने के बाद लैंडन ने सभी के सामने सब कुछ गिना, ताकि वे जान सकें कि अब तक एक टीम के रूप में उन्होंने कैसा प्रदर्शन किया है। जोश की टीम ने 2 झंडे और 19 हेडबैंड इकट्ठा किए थे। मार्क की टीम के पास 1 झंडा और 25 हेडबैंड थे, जबकि गैरी की टीम के पास भी 1 झंडा और 27 हेडबैंड थे। लैंडन की नज़र में उनके परिणाम कुल मिलाकर एक जैसे थे। हालांकि जोश के पास सबसे कम हेडबैंड थे, लेकिन उसने 2 झंडे हासिल किए थे, जबकि गैरी और मार्क के स्कोर भी समान थे। इस परीक्षा में सभी ने एक टीम के रूप में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया था। जब सैनिकों ने अपने परिणाम सुने तो वे इतने खुश हुए कि वे लगभग रो पड़े। किसी को पता होना चाहिए कि यह उनके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा थी। उनमें से ज्यादातर के पास युद्ध का अनुभव नहीं था और वे युद्ध की रणनीति से भी परिचित नहीं थे, लेकिन उन्होंने डटे रहे और उनकी सारी मेहनत रंग लाए। उन्होंने खुद अपने शरीर और सोचने के तरीके में बदलाव देखा था। वे एक दूसरे को परिवार मानते थे और पहली बार उनमें भाईचारे की गहरी भावना थी। अब जब उन्होंने इसके बारे में सोचा तो पाया कि राजधानी में ज्यादातर शूरवीर बहुत स्वार्थी थे। वे सिर्फ इस बारे में सोचते थे कि कैसे ज्यादा शक्ति और धन प्राप्त किया जाए। अगर आप मजबूत नहीं होते तो आपको कुचला जाता और यहाँ तक कि आपका मजाक भी उड़ाया जाता। लेकिन यहाँ बेमार्ड में उन्हें इस बात की नई समझ थी कि जीवन कैसा होना चाहिए। मजबूत लोगों को हमेशा कमजोरों की रक्षा करनी चाहिए और उन्हें सहायता प्रदान करनी चाहिए, चाहे लोग कितने भी गरीब क्यों न हो। किसी के लिए उनके साथ कूड़े की तरह व्यवहार करना पर्याप्त कारण नहीं था। अभी सुबह के सिर्फ 6:30 बजे थे, जो उनके सामान्य प्रशिक्षण सत्रों के समाप्त होने के लिए बहुत जल्दी था, इसलिए उन्हें पता था कि परीक्षा में इससे कहीं ज्यादा कुछ था। चूंकि हमारे पास समय है, इसलिए हम आज की परीक्षा के लिए अगले चरण पर आगे बढ़ेंगे। आपने जो अभी किया है उसे आप चरण 1 भाग 1 के रूप में कर सकते हैं, जबकि यह चरण 1 भाग B होगा। लैंडन ने कहा, मुझे आप सभी को 6 के समूह बनाने की आवश्यकता है, जिसमें प्रत्येक टीम से 2 शूरवीर शामिल होंगे। पिछले परीक्षण से पता चला कि आपने अपने कप्तान की टीम में कितना अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन अब मुझे आपको अन्य कप्तानों के तहत अन्य शूरवीरों के साथ अच्छा काम करने की आवश्यकता है। याद रखें कि हम सभी बेमार्ड के लोग हैं। कोई भी दूसरे से अधिक श्रेष्ठ या कमतर नहीं है। सुधार की हमेशा गुंजाइश होती है, इसलिए कड़ी मेहनत करते रहें। लैंडन ने आगे कहा। पुरुषों ने सोचा कि लैंडन ने जो कहा वह सही था। वे सभी बेमार्ड के पक्ष में थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस कप्तान के अधीन थे, बशर्ते कि उन्होंने बेमार्ड के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया हो। अब आवश्यकतानुसार 6 के समूह बनाएं। बेशक कप्तानों को आप सभी से अलग समूह में रखा जाएगा। उन्होंने जल्दी से अपने समूह बनाए और आगे के निर्देशों की प्रतीक्षा की। पिछले कुछ हफ्तों से मैं आप सभी को अपनी ताकत से सरल औजारों का इस्तेमाल करने और फिर उनका इस्तेमाल करके पहाड़ियों और चट्टानों पर चढ़ने का प्रशिक्षण दे रहा हूं। अपने नंगे हाथों का इस्तेमाल करके आप सभी ने अपनी शारीरिक सहनशक्ति, लचीलापन, मानसिक शक्ति, मांसपेशियों के समन्वय, मांसपेशियों की ताकत और अनुकूलनशीलता के लिए निर्णय लेने की भावना में सुधार किया है। आप में से कुछ ने तो ऊंचाई और मौत के डर पर भी विजय प्राप्त कर ली है। लैंडन ने अपने आदमियों को देखा जो गर्व और आत्मविश्वास से भरे हुए थे और अपने भीतर उपलब्धि की भावना महसूस की।
कुछ दिन पहले उसने कुछ ग्रामीणों को परीक्षा सेट बनाने में सहायता करने के लिए बुलाया था। इस परीक्षा के लिए लैंडन ने इसे लगभग पृथ्वी पर सैन्य अभ्यास सत्रों की तरह सेट किया था। आप सभी मेरे पीछे आइए और मैं आपको दिखाऊंगा कि आपकी अगली परीक्षा कहाँ होगी, लैंडन ने कहा। एक बार जब वे पहुंचे तो उनके सामने जो कुछ था उसे देखकर वे भ्रमित हो गए कि परीक्षा कैसे आगे बढ़ेगी। प्रत्येक टीम के लिए लैंडन ने बहुत कम दूरी पर लकड़ी के 5 ढेर लगाए थे। एक बार में केवल 6 लोग ही एक ढेर के ऊपर से कूद सकते थे। आखिरकार उन्होंने इस परीक्षण के लिए पेड़ों का इस्तेमाल किया था। सभी सैनिकों से अपेक्षा की जाती थी कि वे इन लकड़ी के ढेरों को बिना छुए कूदें। अगला अभ्यास धरती पर टायर ड्रिल अभ्यास था। सैनिक गिरने से बचने की कोशिश करते हुए कई कार के टायरों में कूदते थे। चूंकि उस युग में टायर नहीं थे, इसलिए उन्होंने मिट्टी, पत्तियों, घास और टहनियों से गोलाकार सांचे बनाए। अगले अभ्यास में जाने से पहले बुजुर्गों को बिना गिरे 20 टायरों के ऊपर से कूदना था। बाद में उन्होंने प्रत्येक टीम के लिए कुछ कीचड़ भरे पानी, जो अब सूख चुका था लेकिन इससे जमीन गीली लग रही थी, के ऊपर 5 पंक्तियों वाली लकड़ी की जंपिंग बार बनाए। इसका लक्ष्य था कि सैनिक उसके द्वारा बनाए गए लटकते लकड़ी के बार का उपयोग करके जमीन को छुए बिना कीचड़ भरे पानी को पार करें। इसके बाद जाल से बनी एक बड़ी दीवार थी जो 10 फीट ऊंचे, मजबूत और पुराने पेड़ के किनारे लटकी हुई थी। लोग दीवार तक दौड़ते, पेड़ पर चढ़ते और खंभे की तरह नीचे फिसलते और आगे बढ़ते। बाद में वे कई जालों के नीचे रेंगते जो जमीन के बहुत करीब पिन किए गए थे, और अंत में उन्हें शीर्ष पर पहुंचने के लिए पहाड़ के किनारे चट्टान पर चढ़ना पड़ता। एक बार चट्टान की चोटी पर पहुंचने के बाद वे कमांडर लुसियस से मिलेंगे, उनसे लकड़ी का एक ब्लॉक लेंगे और उसे वापस लैंडन को देने के लिए दौड़ेंगे। मिशन पूरा हुआ। आपके परीक्षण के लिए बेमार युद्ध में है और इसे विलुप्त होने से बचाने का एकमात्र तरीका कमांडर लुसियस से कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्राप्त करना और इसे इस राजा के पास वापस लाना है। आपका काम सभी बाधाओं को पार करना, आइटम प्राप्त करना और इसे नुकसान पहुंचाए बिना सफलतापूर्वक प्राप्त करना है। लैंडन ने अपने उत्साहित लोगों को देखा और जारी रखा। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, रॉक क्लाइंबिंग करते समय प्रत्येक टीम को उपयोग करने के लिए केवल 8 रस्सियां दी जाएंगी। चढ़ाई शुरू करने से पहले आपको अपनी रस्सी के साथ साथ अपने साथियों को भी सुरक्षित रखना है। यदि आपका एक साथी कम है तो कमांडर लुसियस आपको आइटम नहीं देंगे। यदि कोई व्यक्ति नहीं है तो आप सभी असफल हो जाएंगे। आखिरकार सभी को समझ में आ गया कि उन्हें एक टीम के रूप में अच्छी तरह से काम करने की आवश्यकता है। साथ ही कमांडर लुसियस के पास जाने और वापस आने में केवल 15 मिनट लगने चाहिए। समय समाप्त होने के बाद आपकी परीक्षा समाप्त हो जाएगी। अब वे सभी चिंतित थे कि वे ये कर पाएंगे या नहीं। जब लैंडन ने उनके चिंतित चेहरों को देखा तो उसने उनके कैप्टन को उनके लिए यह प्रदर्शन करने देकर उनका आत्मविश्वास बढ़ाने का फैसला किया। वास्तव में जब लैंडन ने सभी बाधा कोर्स बनाने का काम पूरा कर लिया तो उसने लुसियस और कैप्टन को अभ्यास करने का तरीका दिखाया। पहले वे धीमे थे लेकिन अब वे पेशेवर बन गए थे। आखिरकार वे सैनिकों को कैप्टन के रूप में उन्हें असफल होते नहीं देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इसके लिए अतिरिक्त कड़ी मेहनत की। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके सामने 5 बाधा कोर्स हैं। सभी के उपयोग के लिए 3 नेट दीवारें उपलब्ध हैं, इसे याद रखें। एकमात्र अन्य चीज़ जो आप सभी साझा करते हैं वह है चट्टान। इसलिए 5 टीमें एक साथ प्रदर्शन करेंगी। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इस परीक्षण के लिए अपने कैप्टन को एक टीम के रूप में काम करने देकर यह कैसे किया जाता है। जब पुरुषों ने अपने कैप्टन को एक साथ बहुत तेजी से काम करते देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए और उन्हें श्रद्धा भरी निगाहों से देखा। जिस गति से उनके कैप्टन एक साथ चट्टानों पर चढ़े उसने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि वे खुद अब इतने तेज नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी अब उन्हें विश्वास था कि परीक्षण उनकी क्षमताओं के भीतर था। जब उनके कैप्टन वापस लौटे तो सभी ने ताली बजाई और कई तरह की ईमानदारी से दिल से प्रशंसा की। अब पहली 5 टीमें आगे बढ़ें और शुरू करें। परीक्षा शुरू होती है। आप सभी को सुनने के लिए धन्यवाद।